आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये आपका सिलेक्शन सीरीज का 11 नंबर का लेक्चर है। इससे पहले ऑलरेडी 10 लेक्चर आ चुके हैं। अगर आपने पिछले लेक्चर कंप्लीट नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। ये जो भी लेक्चर हैं आपके यूपीपीएससी आरओ और पीसीएस एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। जो भी आपके सिलेक्शन सीरीज के लेक्चर हैं इनको बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। इस मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। जो इस लेक्चर की पीडीएफ है उसे हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल बिना आपका टाइम वेस्ट किए, बिना किसी देरी के देखिए पहला क्वेश्चन आप देखेंगे कि जहांगीर के काल के प्रमुख संगीतज्ञों में से निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित थे। मतलब ये आपके दिए गए नाम कि तानसेन, बिलास खां, छतर खान, मक्खू खान, तो इनमें से कौन ऐसे थे जो जहांगीर के समय में संगीतज्ञ थे, यानी संगीत यानी गाना वाना गाते थे। तो मैं बता दूं, जहांगीर थे, जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां। ये दोनों लोग काफ़ी ज़्यादा संगीत सुनते थे। पियक्कर तो आपके जहांगीर थे ही, तो दोनों लोग बैठ करके संगीत सुनते थे। और इसमें जो तानसेन है, तानसेन आपको पता है कि भाई अकबर के समय के हैं, तो तानसेन को आप हटा दीजिए। तानसेन के ही बेटे थे बिलास खां। बिलास खान जो थे वो जहांगीर के काल के प्रमुख संगीतज्ञ थे। छतर खान भी जो हैं वो जहांगीर के काल के संगीतज्ञ थे। मक्खू खान या मक्खू हमजाद भी लिख कर आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। तो मक्खू खान या मक्खू हमजाद जो थे ये भी जो है जहांगीर के समय के संगीतज्ञ थे। साथ में दो नाम और याद रखना कि खुर्रम दाद जो थे वो भी इनके समय के संगीतज्ञ थे। जहांगीर दाद नाम के एक संगीतज्ञ थे, वो भी इनके समय के थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बिलास खान, छतर खान और मक्खू हमजाद ये आपके जहांगीर के काल के संगीतज्ञ थे। वहीं तानसेन अकबर के समय के हैं। तो 2, 3, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ही सही है। देखिए वैसे तो जो औरंगजेब होता है ना, वो संगीत को इस्लामी विरोधी मानता है। मतलब कि ये मानता है कि जो संगीत है वो इस्लाम में हराम है, तो हमें संगीत नहीं सुनना चाहिए। लेकिन एक बात और होती है कि इन्हीं के समय में, इन्हीं के काल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें भी लिखी गई हैं। मतलब औरंगजेब जितना ज़्यादा संगीत विरोधी था, तो उसी के विपरीत जो है सबसे ज़्यादा फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर पुस्तकें भी लिखी गई। औरंगजेब जब संगीत पर पाबंदी लगा देता है तो जो संगीत प्रेमी होते हैं ना, वो तबला और तानपुरे का जनाजा निकालते हैं और कहते हैं कि संगीत की मौत हो चुकी है और अब हम जो है ये तबला तानपुरा इतना गहरा दबा देंगे कि इनकी आवाज़ बाहर नहीं आएगी। तो ये सब होता रहता है। मतलब सब लोग विरोध करने का अपना अपना तरीका होता है। देखिए एक तरफ तो औरंगजेब विरोधी है, दूसरी तरफ क्या है, बढ़िया तरीके से बीड़ा उड़ा बजाता था। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि भाई जो औरंगजेब था किस वाद्य यंत्र में निपुण था, तो भाई बीड़ा वादक बढ़िया था, मतलब बीड़ा उड़ा बढ़िया बजाता था। वहीं जो है इन्हीं के काल में जो फकीरुल्लाह होते हैं वो मान कुतूहल का अनुवाद राग दर्पण नाम से करके औरंगजेब को अर्पित कर देते हैं। उल्टा लिखा है यहाँ, फकीरुल्ला खान जो होते हैं राग दर्पण का अनुवाद मान कुतूहल में करते हैं। ये उल्टा लिखा हुआ है, समझ जाइए आप लोग। औरंगजेब के काल के प्रमुख जो संगीतज्ञ थे वो रसबेन खान थे। रसबेन खान प्रमुख संगीतज्ञ थे औरंगजेब के समय। सुखी सेन थे, कलावंत थे, हयात थे, सरनेन थे, कृपा थे। तो इन लोगों को आप ध्यान रखेंगे। रसबेन खान, कभी पूछ ले रसबेन खान किसके समय के संगीतज्ञ थे, तो औरंगजेब के समय के थे। सुखी सेन, कलावंत, हयात, सरनेन, कृपा। वहीं जो मिर्जा रोशन जमीर थे ना, उन्होंने अहोन के संगीत पारिजात का अनुवाद औरंगजेब के राज्यश्री में रहकर ही किया। देखिए जो मुस्तैद खान होते हैं, मुस्तैद खान के समय के लेखक थे और इन्होंने एक किताब लिखी है माँ आसिरे आलमगिरी। तो माँ आसिरे आलमगिरी जो इन्होंने किताब लिखी है, आलमगीर जो कि नाम था औरंगजेब का, तो उन्हीं के ऊपर लिखी है। तो इसमें लिखता है कि औरंगजेब जो प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे मिर्ज़ा मुकर्रर खान, मतलब मिर्ज़ा मुकर्रर खान जो थे एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। तो इनका पूरा नाम मिर्ज़ा मुकर्रर खान सफावी था। तो इनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए जो औरंगजेब था उसने कहा था कि संगीत तो मुबाह है। मुबाह मतलब होता है कि संगीत ना अच्छी है ना बुरी है, मतलब न्यूट्रल है। कहने का मतलब इसका ये था। ये जो भी आपके नोट लिखे जाते हैं ये इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, ऐसा नहीं कि फालतू की चीज़ें यहाँ पर लिख दी गई हैं। ये जो आपके पॉइंट लिखे गए हैं ये सारे पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पीसीएस एग्जाम के लिए, आरओ एग्जाम के लिए, सबके लिए। तो अब आप सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है कि औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर पाबंदी लगा दी थी, पहला कथन है। वहीं दूसरा क्या है कि शाहजहां के काल में फारसी भाषा में
भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। अब देखिए, अभी जो पहला कथन है कि औरंगजेब जो थे वो संगीत को इस्लाम विरोधी मानते थे, एकदम सही बात है, और इसीलिए उसने इस पर पाबंदी भी लगा दी थी। और बहुत सारे लोग फिर क्या कहते हैं, तबला तानपुरे का जनाजा भी निकालते हैं। पूरी कहानी मैंने अभी बताई आपको। देखिए, जो हिस्ट्री है यानी इतिहास है वो एक कहानी है, बस कहानी को अच्छे तरीके से समझ लेंगे आपको सारी चीज़ें जहन में याद हो जाएंगी। भाई तबले तानपुरे का जनाजा निकल रहा है, जाहिर सी बात है कि भाई औरंगजेब के समय जो है संगीत पर पाबंदी उसने लगाई थी। तो पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है। वहीं दूसरा कथन क्या है कि शाहजहां के काल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई। अभी मैंने बताया जो औरंगजेब था वो संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उसने पाबंदी लगाई थी, तो उसी के विपरीत उसी के समय में सबसे ज़्यादा फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर लिखी हुई पुस्तकों का अनुवाद भी होता है। तो शाहजहां कहाँ से आ गए? तो दूसरा कथन गलत है। सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है, एक सही है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन करें उससे पहले हम अकबर के काल में संगीत का क्या मामला था, ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। देखिए, जो अकबर के समय में अबुल फजल थे, ठीक, अबुल फजल के अनुसार अकबर के दरबार में कितने गायक थे? 36 गायक थे। जैसे आपके समय में अरिजीत सिंह है, सोनू निगम है, तो अकबर के समय में 36 गायक थे जो कि इनके दरबार में थे। और अबुल फजल ऐसा बताते हैं जिन्होंने आईन अकबरी लिखी है। लेकिन जो ये आपके थे 36 गायक, इनमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे तानसेन और बाज बहादुर। तो ये चीज़ ध्यान रखना, तानसेन किसके समय के संगीतज्ञ हैं? अकबर के समय के। वहीं बाज बहादुर किसके समय के हैं? वो भी अकबर के समय के हैं। अकबर जो है बहुत बढ़िया नगाड़ा बजाते थे। नक्कारा नगाड़ा होता नहीं गाना, नगाड़ा बजा गाना है, ये ऐसा एक शाहिद कपूर का है, बहुत पुरानी फिल्म है, तो जब भी मेट है शायद। तो उसी तरीके से आप समझ सकते हैं औरंगजेब बीड़ा बहुत बढ़िया बजाता था और ये नगाड़ा बहुत बढ़िया बजाते थे। वहीं तानसेन जो हैं वो अकबर के नवरत्नों में से एक थे, तो आपको पता ही है तानसेन जो कि नवरत्नों में से एक थे। तो अकबर ने जो है इन्हें रीवा के राजा रामचंद्र से प्राप्त किया था। रीवा आपका एमपी में पड़ता है, तो वहाँ के राजा हुआ करते थे रामचंद्र, उनसे इन्होंने तानसेन को प्राप्त किया था। अकबर ने तानसेन को कंठा भरण वासी विलास की उपाधि दी थी। कंठा भरण वासनी विलास की उपाधि दी थी, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तानसेन के बारे में अबुल फजल जी कहते थे कि भाई तानसेन जो है ना, इनके समान जो गायक है पिछले 1000 साल में नहीं हुआ। जैसे आप सोनू निगम के बारे में कहते हैं भाई मेलोडी के किंग हैं, अरिजीत सिंह के बारे में कहते हैं भाई क्या सुरीली आवाज़ है, उन्होंने इतना गला तोड़ा कि सबको अरिजीत सिंह पसंद आते हैं, कोई भी गाना गा दें। तो उसी तरीके से जो तानसेन थे ना वो अकबर के समय के अरिजीत सिंह थे, इतना समझ जाओ। और अबुल फजल उनकी इतनी तारीफ करते हैं भाई 1000 साल में कोई ऐसा संगीतज्ञ पैदा ही नहीं हुआ। देखिए, जो अकबर के समय में जो ध्रुपद गायन की जो 4 शैलियाँ बहुत प्रचलित थी, ये क्वेश्चन बना हुआ है, तो याद रखना कि कौन कौन सी ध्रुपद गायन की शैली प्रचलित थी। भाई नौहरवाड़ी थी, खंडारवाड़ी थी, गोहरीवाड़ी और डागुरवाड़ी। तो नौहरवाड़ी, खंडारवाड़ी, गोहरीवाड़ी और डागुरवाड़ी। कालांतर में ध्रुपद का स्थान जो होता है वो ख्याल गायन शैली ले लेता है। वहीं जो अकबर के समय के एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ आपके बाज बहादुर थे। भाई तानसेन थे और बाज बहादुर थे, टोटल आपके 36 थे, तो उसमें से मेन जो थे वो तानसेन और बाज बहादुर थे। बाज बहादुर जो थे वो मालवा के शासक बना दिए जाते हैं, मतलब अकबर ने जो है 2000 का मनसबदार बनाया था। अबुल फजल ने उसके बारे में लिखा कि वह संगीत विज्ञान एवं हिंदी गीतों में अपने समय का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति था। मतलब ये एक हिसाब से मालवा के शासक थे, लेकिन मालवा को विजित कर लेते हैं अकबर, तो वहीं का इन्हें मनसबदार नियुक्त कर देते हैं कि 2000 के मनसबदार हो तुम। अब अकबर के समय के जो प्रसिद्ध संगीतज्ञ हैं उनके कुछ के नाम आपको ध्यान ही रखने हैं। भाई तानसेन तो आपको याद ही रहेंगे, बाज बहादुर भी आप याद रखेंगे क्योंकि मालवा के शासक थे, बैज बख्श थे, गोपाल थे, हरिदास थे, रामदास थे, सुजान खान, मियाँ चांद, मियाँ लाल, बेजू बावरा दरबार में फ़िलहाल नहीं थे, लेकिन जो है उन्हीं के समय में बेजू बावरा भी होते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे कि अकबर के काल के प्रमुख संगीतज्ञों में निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित थे। तो देखिए, तानसेन थे मैंने बताया, बाज बहादुर भी आपको याद ही रहेगा, मालवा के शासक होते हैं, 2000 का मनसबदार बना देते हैं। बैज बकस ये भी थे, गोपाल भी थे, तो ये सारे लोग थे। तो 1 2 3 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ही सही है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसके काल में शिकार, युद्ध, दरबार के दृश्य के अलावा जो व्यक्ति चित्र होते थे, प्राकृतिक दृश्य होते थे,
इन चित्रों को बनाने में विशेष प्रगति हुई। तो भाई चित्रकला का जो क्षेत्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा विकास किसने किया है? जहांगीर ने किया है। तो डी राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ भी सोचना नहीं है। वहीं स्थापत्य कला में शाहजहां का नाम आता है। अकबर के समय में जो चित्रकला की सबसे बड़ी विशेषता होती है उसमें ईरानी शैली जो होती है उसका जो सपाट प्रभाव होता है, मतलब पूरी तरीके से ईरानी प्रभाव था चित्रकला के क्षेत्र में, लेकिन उसमें जो बदलाव आता है उसके स्थान पे भारतीय वृत्ताकार शैली का प्रभाव पड़ता है और उसमें जो चित्र होते हैं वो त्रिविमीय चित्र बनते हैं। त्रिविमीय लिखा हुआ है, त्रिविमीय लिखा होता है। तो इस टाइप के जो चित्र होते हैं वो आपके अकबर के समय में बनते हैं जो कि भारतीय वृत्ताकार शैली से प्रभावित थे। वहीं जो जहांगीर का काल आता है इसमें शिकार के चित्र बनते हैं, कैसे शिकार कर रहा है कोई एक शिकारी। युद्ध वाले चित्र बनते हैं कि राजा युद्ध कर रहे हैं, सामने सेना खड़ी है। दरबार के दृश्य वाले, जैसे अकबर कालीन जो भी दरबार था उसके दृश्य वाले चित्र भी बनते हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति चित्र होते हैं, छवि चित्र, वो भी बनते हैं। प्राकृतिक दृश्य यानी पशु पक्षी चित्रों का अंकन भी होता है। तो इसमें काफ़ी प्रगति होती है जहांगीर के काल में, इसीलिए जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। देखिए जो भी मुगल कालीन चित्रकार थे मुस्लिम धार्मिक गाथाओं पर चित्र बनाने में संकोच करते थे, लेकिन जो भी आपके हिंदू पौराणिक गाथाओं में हैं, ईसाई धर्म की कहानियों से संबंधित हैं, तो उनके चित्र वो आराम से बना देते थे। उसका रीजन भी था भाई कुछ उल्टा सीधा बना दोगे, हाथी काट दिए जाएंगे, फिर काहे चित्र बनाओगे। अकबर ने चित्रकला की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि चित्रकार के पास ईश्वर को पहचानने का एक विचित्र साधन होता है। देखिए जहांगीर जो था उसने अपनी आत्मकथा तुझके जहांगीरी में लिखा है, मतलब बाबर ने बाबरनामा अपनी आत्मकथा लिखी है, जहांगीर ने तुझके जहांगीरी अपनी आत्मकथा लिखी। उसमें कहा है उसने कि कोई भी चित्र चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो या फिर किसी व्यक्ति द्वारा, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि यह किस चित्रकार की कृति है। यदि कोई सामूहिक चित्र है तो मैं उनके चेहरे पृथक पृथक कर यह बता सकता हूँ कि प्रत्येक अंग किस चित्रकार ने बनाया है। मतलब उसका कॉन्फिडेंस इस लेवल का था कि किसी चित्रकार ने आंखें बनाई हैं, किसी ने कान बना दिए, तो ये बता देगा कि हाँ इसमें 2 चित्रकार लगे हैं। तो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, तो समझ सकते हैं कि भाई जहांगीर का जो काल था मुगल चित्रकला के चरमोत्कर्ष का काल था। जहांगीर ने हेरात के एक प्रसिद्ध चित्रकार अका रिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना करवाई थी। ये चीज़ भी ध्यान रखें कि भाई जहांगीर भाई चित्रकला का दीवाना होता है, तो एक प्रसिद्ध चित्रकार होते हैं आका रिजा, तो उनके नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना वो करवाता है। देखिए जहांगीर का जो काल आता है उसमें वो हस्तलिखित ग्रंथों की जो विषय वस्तु को चित्रकारी के लिए प्रयोग की पद्धति को समाप्त कर देता है। छवि चित्र यानी व्यक्ति के चित्र, प्राकृतिक दृश्य, व्यक्तियों के जीवन से संबंधित चित्रण की परंपरा की शुरुआत वो कर देता है। जहांगीर के काल में जो चित्रकार थे पता होना चाहिए आपको, फारूक बेग थे, बिसंदास थे, उस्ताद थे, मंसूर थे, दौलत थे, मनोहर थे, अबुल हसन थे। ये सारे लोग थे और इन्हें आप ध्यान रखेंगे क्योंकि अब जो कथन कारण के क्वेश्चन आते हैं उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आंसर बनते हैं। फारूक बेग जो होते हैं आपके अकबर के समय के चित्रकार होते हैं और मतलब उन्हीं के समय में चित्रणशाला में प्रवेश करते हैं। और ये जहांगीर के समय में जो होते हैं बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का भी चित्र बनाते हैं। देखिए दौलत भी जो चित्रकार होते हैं वो जहांगीर के समय के ही होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं दौलत हैं, मनोहर हैं, उस्ताद मंसूर हैं, तो ये सारे लोग हैं। तो दौलत जो होते हैं फारूक बेग के शिष्य थे। उसने बादशाह जहांगीर के कहने पर अपने साथी चित्रकारों बिसनदास, गोवर्धन, अबुल हसन आदि का सामूहिक चित्र बनाया था और साथ ही अपना भी एक छवि चित्र बनाकर वो लाया था। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो दौलत होते हैं फारूक बेग के शिष्य होते हैं और फिर उन्हें जहांगीर आदेश देते हैं कि भैया ऐसा है यार कि एक चित्र बनाओ बढ़िया सा। तो वो किसके साथ चित्र बनाते हैं? जो इनके दोस्त साथी होते हैं बिसनदास, गोवर्धन दास, अबुल हसन, तो इनका सामूहिक चित्र बना करके बादशाह को भेंट करते हैं, गिफ्ट देते हैं। वहीं जो जहांगीर होते हैं वो अपने अग्रणी चित्रकार बिसनदास जो होते हैं काफ़ी मशहूर चित्रकार होते हैं इनके समय के, तो ये अपने दूत खान आलम के साथ, मतलब जहांगीर के दूत थे खान आलम, उनके साथ बिसनदास को भेजते हैं कि जाओ जो फारस के शाह हैं उनके दरबार का एक चित्र बनाओ, क्योंकि उन्होंने डिमांड की भाई चित्रकार हमें चाहिए। तो ये जाते हैं और चित्र बनाते हैं। जो भी फारस के शाह थे उनके अमीर, उनके परिजनों, सबका चित्र बना बना के सबको गिफ्ट करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि भाई जहांगीर ने फारस के शाह का चित्र बनाने के लिए किस चित्रकार को भेजा था? तो बिसनदास को भेजा था। किसके साथ भेजा था? इनके जो दूत थे खान आलम के साथ भेजा था।
वहीं जो जहांगीर के समय के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार थे उस्ताद मंसूर थे, अबुल हसन थे, और इनको जो है जहांगीर ने पदवियां भी दी हैं। किस तरीके की पदवी हैं कि नादिर उल असरर उस्ताद मंसूर को दी है और नादिर उद जमा अबुल हसन को दी है। तो ये दोनों उपाधियां आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था, जबकि अब्दुल हसन या अबुल हसन व्यक्ति चित्रों में महारत हासिल कर चुका था। मतलब कभी क्वेश्चन आ जाए कि उस्ताद मंसूर किस टाइप के चित्र बनाते थे, तो भाई पशु पक्षियों के चित्र बनाते थे। वहीं जो अबुल हसन थे किस टाइप के चित्र बनाते थे, तो ये जो हैं आपके व्यक्तियों के चित्र बनाते थे। देखिए जो अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखी है ना, उसमें मीर सैयद अली और अब्दुल समद के अलावा 15 प्रसिद्ध चित्रकारों के नाम प्राप्त होते हैं, जिनमें कम से कम 13 हिंदू चित्रकार थे। मतलब जो भी मुगल काल था उसमें जो चित्रकारों की संख्या थी उसमें हिंदू चित्रकार काफ़ी ज़्यादा थे, जो कि आईने अकबरी में अबुल फजल ने लिखा है। ये चीज़ भी ध्यान रखना कि जो मुगल चित्रशाला थी उसमें मुगल चित्रकला शैली में जो चित्रित सबसे प्रारंभिक और महत्वपूर्ण मुगल कालीन चित्र संग्रह हमजनामा है। मुगल कालीन जो चित्र संग्रह सबसे बड़ा मिलता है ना, वो हमजनामा मिलता है, जो दस्ताने अमीर हमजा के नाम से भी प्रसिद्ध है। मतलब हमजनामा को ही दस्ताने अमीर हमजा कहा जाता है। जो ये आपकी पांडुलिपि है, इसमें करीब 1200 चित्रों का संग्रह है और इस कृति में लाल, नीले, पीले, कासनी और काले रंगों के छपाके मिलते हैं। मतलब इतने जो छपाके का मतलब होता है चित्र जो बने उसमें इन रंगों का प्रयोग किया गया है। हमजनामा को पूर्ण कराने के लिए मीर सैयद अली को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था। हमजनामा जो पांडुलिपि है भाई 1200 चित्र हैं इसमें, तो इसकी विशेषताएं क्या है कि विदेशी या विजातीय पेड़ पौधों और उनके रंग बिरंगे फूल पत्तों, स्थापत्य अलंकरण की बारीकियां, साजो सामान के साथ साथ स्त्री आकृतियां, अलंकारिक तत्वों के रूप में विशिष्ट राजस्थानी या उत्तर भारतीय चित्रकला के लक्षण भी कहीं कहीं मिलते हैं। मतलब हमजनामा पांडुलिपि में ये सारी चीज़ें मिलती हैं। वहीं जो मुल्ला अलाउद्दीन कजविनी ने अपने ग्रंथ नफाइसुल मासिर, तो भाई नफाइसुल मासिर किसने लिखा है? मुल्ला अलाउद्दीन कजविनी ने लिखा है। मिलान में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो उसमें इन्होंने बताया कि जो हमजनामा है वो हुमायूं के मस्तिष्क की उपज थी। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि शाहजहां का काल मुगल चित्रकला के चरमोत्कर्ष का काल था। मतलब जो शाहजहां का काल था उसमें मुगल चित्रकला बहुत आगे जाती है। गलत क्वेश्चन है आपका भाई, गलत कथन है, क्योंकि जो जहांगीर का टाइम पीरियड था उसमें मुगल चित्रकला अपने हाई पीक पे थी। वहीं दूसरा कथन क्या है कि शाहजहां ने हेरात के एक प्रसिद्ध चित्रकार अकारीजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की थी। अभी मैंने बताया जो आपके हेरात के प्रसिद्ध चित्रकार थे अकारीजा, तो उनके नेतृत्व में जो है जहांगीर जो होते हैं इनका नेतृत्व बनाते हैं और जो है आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना करवाते हैं। तो शाहजहां नहीं जहांगीर होता तो सही हो जाता। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो भाई दोनों कथन नहीं सही है, ना एक सही ना दो सही, डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि आईने अकबरी में मीर सैयद अली और अब्दुल समद के अलावा 15 प्रसिद्ध चित्रकारों के नाम प्राप्त हुए हैं। अभी मैंने बताया कि आईने अकबरी जो अबुल फजल ने लिखी है उसमें मीर सैयद अली और अब्दुल समद के अलावा 15 प्रसिद्ध चित्रकार प्राप्त हुए हैं और उन 15 प्रसिद्ध चित्रकारों में सबसे ज़्यादा 13 चित्रकार आपके हिंदू चित्रकार हैं। तो पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है। दूसरा कथन आपका क्या है कि मुगल काल में हिंदू चित्रकार के नाम नहीं मिलते। भाई आईने अकबरी में जो 15 चित्रकार थे उसमें से 13 चित्रकार हिंदू चित्रकार हैं, तो सबसे ज़्यादा थे। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। इसीलिए सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ा रहा हूँ कि क्वेश्चन आंसर आप पूरी कहानी के माध्यम से समझ जाएं। देखिए जब आपने चीज़ों को पढ़ रखा होता है तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है। क्वेश्चन डिफिकल्ट तब होता है जब आपने पढ़ नहीं रखा होता है। तो इसे कहते हैं बढ़िया तरीके से पढ़ना। तो फिलहाल यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पहला कथन सही, दूसरा गलत है, केवल एक ए राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि बसावन किस मुगल शासक के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था। देखिए जो आपके दसवंत हैं, बसावन हैं, महेश हैं, लाल मुकुंद हैं, सावल दास हैं, ये सभी लोग जो थे वो अकबर के समय के प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर के समय के आपको पता ही अबुल हसन है, उस्ताद मंसूर हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। देखिए अगला क्वेश्चन आप करें उससे पहले हम अनुदित पुस्तकों के बारे में बात कर लेते हैं। मतलब जो अनुवादित पुस्तकें हैं,
जैसे कोई पुस्तक संस्कृत में लिखी थी तो उसका अनुवाद करके फारसी में लिखा गया मुगल काल में। तो किसने लिखा, इस पर क्वेश्चन बनते हैं आमतौर पे। देखिए जो रजनामा जो लिखी गई है महाभारत के विभिन्न भागों का संकलन है, तो महाभारत जो किताब है उसका नाम रजनामा रखा गया है और इसका जो फारसी भाषा में अनुवाद किया गया है वो बदायूनी नकीब खान और अब्दुल कादिर द्वारा किया गया है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए भाई जो महाभारत है यानी जो रजनामा है उसका फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया, तो बदायूनी नकीब खान अब्दुल कादिर ने किया है और महाभारत को नाम दिया है रजनामा। वही जो आपका अथर्ववेद है तो चौथा आपका वेद है, ये भी आपको पता होना चाहिए, इसमें जादू टोना टटका ये सारी चीज़ें होती हैं। इसका जो फारसी भाषा में अनुवाद किया है इब्राहिम सरहिंदी ने किया है। भगवत पुराण जो है उसका फारसी भाषा में संकलन राजा टोडरमल ने किया था। राजा टोडरमल जो कि वित्त मंत्री थे और नवरत्नों में से एक भी थे अकबर के समय में। वहीं जो भगवत गीता है, भगवत गीता का जो फारसी भाषा में संकलन किया वो दारा सिकोह ने किया है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। योग वशिष्ठ फारसी भाषा में दारा सिकोह द्वारा संकलित किया गया है। 52 उपनिषद सिर्रे अकबर नाम से जो है दारा सिकोह फारसी भाषा में संकलित करते हैं, ये चीज़ भी ध्यान रखना। भगवत गीता, योग वशिष्ठ, 52 उपनिषद, दारा सिकोह काफ़ी ज़्यादा पढ़ने वाला बंदा था। वही जो आपका कालिया दमन है उसे अयार ए दानिश नाम से रखा गया नाम फारसी भाषा में और अबुल फजल ने इसका अनुवाद किया है। मतलब अबुल फजल ने कालिया दमन का फारसी भाषा में अनुवाद किया, उसका नाम रखा अयार ए दानिश। वहीं लीलावती का जो फारसी भाषा में अनुवाद किया फैजी ने किया है, जो कि गणित की पुस्तक है। वहीं बाबर नामा जो कि बाबर ने खुद लिखी है तो उसका जो फारसी भाषा में अनुवाद करते हैं अब्दुल रहीम खान खाना और पायंदा खान करते हैं। वहीं जो आपका एक ज्योतिष ग्रंथ है उसका नाम तजक ए तुजुक रखा और इसका जो अनुवाद किया है आपके मुकम्मल खां गुजराती ने किया है फारसी भाषा में। वहीं जो आपका नल दमयंती है वो फारसी भाषा में फैजी ने अनुवादित किया है। फैजी ने आपका लीलावती पुस्तक है उसे भी फारसी भाषा में अनुवादित किया है। साथ में जो पंचतंत्र है विष्णु शर्मा की उसे भी फैजी ने फारसी भाषा में अनुवादित किया है। 8 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ये आपका किताबें हैं, ठीक, इनका जिन्होंने फारसी भाषा में अनुवाद किया है उनका नाम इधर लिखा है, तो आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए जो रामायण है इसका फारसी भाषा में संकलन अनुवाद किया है आपके कादिर बदायूनी ने किया है, एकदम सही बात है। जो कादिर बदायूनी इन्होंने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया। वहीं जो अथर्ववेद है फारसी भाषा में इसका अनुवाद जो है अबुल फजल ने किया है, गलत है। जो आपके हाजी इब्राहिम सरहिंदी हैं उन्होंने अथर्ववेद का फारसी भाषा में अनुवाद किया है। दूसरा कथन ही राइट हो जाएगा क्योंकि दूसरा ही आपका सुमेलित नहीं है। भगवत पुराण इसका फारसी भाषा में संकलन राजा टोडरमल ने किया है, ये चीज़ ध्यान रखना। भगवत गीता दारा सिकोह ने किया है। 52 उपनिषद का भी अनुवाद आपके दारा सिकोह ने किया है, ये भी ध्यान रखना। तो फिलहाल यहाँ राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा संसव नामक मुद्रा का प्रचलन किया गया था। देखिए जो संसव मुद्रा थी वो 101 तोले की थी। देखिए जो संसव मुद्रा थी सोने की सबसे बड़ी मुद्रा थी, मतलब सोने में इससे बड़ी मुद्रा थी ही नहीं, 101 तोले का था डायरेक्ट, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं जो आपके जहांगीर होते हैं निसार नाम की मुद्रा चलाते हैं। मुहर भी अकबर चलाते हैं, 9 रुपये के बराबर था उस समय, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। 10 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि राज तरंगिणी का फारसी भाषा में अनुवाद निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। राज तरंगिणी जो कि आपके कश्मीर के इतिहास के ऊपर कल्हड़ ने लिखी है, तो इसका फारसी भाषा में जो अनुवाद करते हैं मौलाना शाह मोहम्मद शाहबादी करते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि दीवान काव्य संग्रह की रचना किसके द्वारा की गई है। देखिए जो बाबर था वो थोड़ा कवि टाइप का भी था, तो दीवान काव्य संग्रह की जो रचना की है वो बाबर ने की है। बाबर ने बाबरनामा अपनी आत्मकथा भी लिखी है जो कि तुर्की भाषा में लिखी इसने। इसका फारसी भाषा में जो अनुवाद करते हैं अब्दुल रहीम खान खाना करते हैं। दीवान काव्य संग्रह की ये रचना करता ही करता है। देखिए बाबर एक काम और करता है, मुबैयान नाम की जो है एक शैली चलाता है, पद्य शैली, जो कि मुस्लिम कानून की एक तरह की पुस्तक है। तो बाबर ही जो है मुबैयान शैली का जन्मदाता माना जाता है। हुमायूं के ऊपर हुमायूंनामा लिखी गई है, लेकिन लिखा किसने, गुलबदन बेगम ने लिखा है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। फिलहाल यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाबर, बी राइट आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई है। देखिए जो अकबरनामा है वो आपके अबुल फजल ने लिखा है, बी राइट आंसर हो जाएगा।
अब यहाँ पर आप 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब काल क्रमानुसार आप तभी व्यवस्थित कर सकते हैं जब आपको पता है कि भाई इनका टाइम पीरियड क्या से क्या था। जैसे आपका औरंगजेब है, शाहजहां है, फर्रुखसियार है, जहांगीर है, तो इस तरीके से भी काल क्रमानुसार लगाया जा सकता है कि आपको ये पता हो कि भाई जैसे जहांगीर हैं तो जहांगीर आपके औरंगजेब से पहले आते हैं, जहांगीर जो आपके हैं वो शाहजहां से भी पहले आते हैं, जहांगीर जो है वो फर्रुखसियार से भी पहले आते हैं। तो जहांगीर जो 4 नंबर पे वो सबसे पहले होंगे, तो 4 नंबर में 3 है, तो ये आपका गलत हो गया। अब बात करते हैं शाहजहां की, तो शाहजहां भी औरंगजेब से पहले आते हैं, फर्रुखसियार से भी पहले आते हैं, तो शाहजहां हो गए जहांगीर के बाद में, मतलब 4-2 आपका 2 में है बी और डी में, तो आपका सी हट जाएगा। वही जो है अब मेन खेला है कि भाई औरंगजेब पहले आए कि फर्रुखसियार पहले आए, तो औरंगजेब पहले आए, तो 4-2-1-3 आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं, अपना एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ है आपको पता होना चाहिए कि जो है कौन कब आया। औरंगजेब का जो टाइम पीरियड है आपको पता होना चाहिए कि भाई 1658 में ये गद्दी पर बैठते हैं। कब बैठते हैं? 1658 में, और ये 1707 तक गद्दी पे बैठते हैं। शाहजहां हैं, ये कब से कब तक गद्दी पे बैठते हैं? ये आपके 1627 से 1658 तक गद्दी पे बैठते हैं। जहांगीर जो हैं ये 1605 से 1627 तक गद्दी पे बैठते हैं। और उसके बाद में फर्रुखसियार जो होते हैं ये 1713 में गद्दी पर बैठते हैं और 1719 तक बैठते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब आप देख सकते हैं भाई जहांगीर 1605 में गद्दी पे बैठे हैं 27 तक, उसके बाद शाहजहां 27 से 58, फिर ये 58 से 1707, फिर ये फर्रुखसियार। 4-2-1-3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी सही है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन करें उससे पहले आप बाबर के बारे में थोड़ी सी बात जान लीजिए। जो बाबर थे इनका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इनका जो जन्म होता है वो 14 फरवरी 1483 को होता है। वैलेंटाइन डे होता है उसी दिन ये पैदा होते हैं। कहाँ? फरगना घाटी के अंदीजान नामक गांव में, शहर में, यहाँ शहर लिखा मतलब शहर ही रहा होगा। तो फरगना घाटी के अंदीजान नामक शहर में इनका जन्म होता है, जो कि अब उज्बेकिस्तान में इस समय है। बाबर की जो मातृभाषा थी वो चगताई भाषा थी, लेकिन फारसी में बाबर को महारत भी हासिल थी। उसने चगताई तुर्क भाषा में उसने बाबरनामा लिखी, अपनी जीवनी लिखी है। फारसी भाषा में जो बाबरनामा का अनुवाद करते हैं अब्दुल रहीम खान खाना करते हैं, मैंने बताई आपको। लेडेन एवं अर्स्किन ने 1826 में बाबरनामा का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है। 1810 कहीं कहीं लिखा है, कहीं कहीं 1826 लिखा है। तो अब 14 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि बाबर ने चगताई में बाबरनामा के नाम से अपनी जीवनी लिखी। एकदम सही बात है, चगताई तुर्क भाषा में उसने अपनी जीवनी लिखी है, जिसका फारसी भाषा में अनुवाद कौन करते हैं? अब्दुल रहीम खान खाना करते हैं। अब अब्दुल रहीम खान खाना कौन थे? तो भाई ये बैरम खान के पुत्र थे, अकबर के समय के जो है लेखक थे। इसका फारसी भाषा में अनुवाद इब्न बतूता करते हैं। गलत है भाई, जो फारसी भाषा में अनुवाद करते हैं वो कौन करते हैं? अब्दुल रहीम खान खाना करते हैं। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा, केवल एक सही है, ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बाबर जो होते हैं वो भारत पे आक्रमण करते हैं। आपको पता है पानीपत का पहला युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 को होता है। इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हरा देते हैं और उसके बाद में आती है मुगल सत्ता। तो बाबर जो भारत पर आक्रमण करते हैं इसके लिए आमंत्रित करने के पीछे संभवतः कुछ कारण जो थे वो इस प्रकार थे कि दौलत खान पंजाब से जो है अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे। इसीलिए वो चाहते थे कि भाई इब्राहिम लोदी के ऊपर आक्रमण करें और इब्राहिम लोदी को हरा दें या ना हराएं, दोनों कट्टे मरें, कम से कम इब्राहिम लोदी मेरे ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। तो दौलत खान अपने पंजाब को बचाना चाहते थे। आलम खान जो है किसी भी तरीके से दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार करना चाहते थे। तो वो सोच रहे थे कि भाई आए बाबर और इनको हरा के चले जाएं तो हम दिल्ली पर अधिकार कर लें। लेकिन बाबर होशियार होते हैं भाई, आते हैं, हमला करते हैं, हराते हैं और खुद गद्दी पे बैठ जाते हैं। राणा सांगा जो थे वो बाबर के द्वारा अफगानों की शक्ति को नष्ट करवाकर स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठना चाहते थे। तो इन लोगों का मोटिव सिंपल सा था कि पंजाब को बचाए रखना है। दौलत खान का मन था, आलम खान का मन था कि भाई हम गद्दी पे बैठ जाएं, राणा सांगा का मन था कि भाई बाबर आए और जो है ये अफगानों की जो शक्ति है उसे ख़त्म करें। बहलोल लोदी अफगान ही था, तो लोदी डायनेस्टी पूरी अफगान ही है।
तो अफगानों की शक्ति नष्ट हो जाएगी और उसके बाद में दिल्ली के सिंहासन को प्राप्त कर लूँगा। तो सबका अपना अपना मोटिव था और इन 3 लोगों ने जो है आमंत्रण दिया था, दौलत खान, आलम खान और राणा सांगा ने। तो 15 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि भारत में बाबर के आक्रमण के कारणों में से कौन सा सही है, ये आपको बताइए। पहला है कि दौलत खान पंजाब में अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे। एकदम सही बात है, दौलत खान जो थे पंजाब में अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बाबर को आमंत्रित किया कि आओ भाई, इनको मारो पीटो और चले जाओ। आलम खान किसी भी तरीके से दिल्ली के सिंहासन पर अपना अधिकार करना चाहते थे, ये भी कथन सत्य है। पहला भी सही, दूसरा भी सही, मतलब 1 और 2 दोनों सही, सी राइट आंसर हो जाएगा। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध होता है, जिसमें जो है इब्राहिम लोदी की हार होती है और बाबर जो है जीत जाता है। और इसी युद्ध में पहली बार जो तुलुगमा नीति है उसका इसने यूज किया था बाबर ने। तो कभी क्वेश्चन में आ जाए भाई बाबर ने तुलुगमा नीति किस युद्ध में अपनाई थी, तो वो अपनाई थी आपके पानीपत के पहले युद्ध में। वहीं जो आपका दूसरा युद्ध होता है बाबर का, राणा सांगा और बाबर के बीच में होता है, क्योंकि राणा सांगा बुला तो लेते हैं बाबर को लेकिन उसका साथ नहीं देते हैं। तो फिर 17 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा और बाबर के बीच में होता है खानवा का युद्ध, जिसमें बाबर की जीत हो जाती है और राणा सांगा को मार दिया जाता है। खानवा के युद्ध में जीत के बाद बाबर को गाजी की उपाधि मिली और इसी युद्ध में इसने जिहाद का नारा भी दिया था कि मतलब ये जो आपके जितने भी लोग हैं काफिर हैं, इनको मार डालो। तो जिहाद का नारा बाबर ने किस युद्ध में दिया, खानवा के युद्ध में दिया, ये भी ध्यान रखना। चंदेरी का युद्ध जो होता है 29 मार्च 1528 को राजा मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। अब राजा मेदिनी राय के ऊपर क्यों गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि राजा मेदिनी राय ने जो साथ दिया था वो राणा सांगा का दिया था। तो चंदेरी का युद्ध जो होता है मेदिनी राय और मेदिनी राय की संयुक्त सेना होती है, बाबर से युद्ध होता है, बाबर जो है मेदिनी राय और उनकी संयुक्त सेना को हरा देता है। वहीं 6 मई 1529 को अफगानों और बाबर के बीच युद्ध हुआ, जिसे घाघरा का युद्ध कहा जाता है। इसमें भी बाबर की जीत होती है। तो अच्छे से समझ गए आप, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पानीपत का जो पहला युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 को होता है। खानवा का युद्ध जो होता है 17 मार्च 1527 को। 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है, राजा मेदिनी राय को हराते हैं। फिर घाघरा का युद्ध होता है। तो 4, 2, 1, 3 हो जाएगा। राइट आंसर बी सही है आपका। 17 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि बाबर ने मुबैयान नामक पद्य शैली विकसित की थी। एकदम सही है आपका। जो बाबर होते हैं वो मुबैयान नामक एक पद्य शैली का विकास करते हैं। मुबैयान को मुस्लिम कानून की पुस्तक भी कहा जाता है। तो ये आपका राइट आंसर है। वहीं बाबर ने खते बाबरी नामक एक लिपि का आविष्कार भी किया था, ये भी आपका सही है। एक काम और करते हैं बाबर की, जो गजे बाबरी जो है चलाते हैं सड़कों को नापने के लिए, जो ये गजे बाबरी चलाते हैं सड़कों को नापने के लिए, उसका प्रयोग जहांगीर के समय तक होता रहता है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना कि गजे बाबरी जो चलाया था, बाबर ने चलाया था, जहांगीर के समय तक चलता है। तो फिलहाल यहाँ पहला कथन भी सत्य है, दूसरा भी सत्य है। तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। 18 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख मिलता है। पांड्य राजाओं का उल्लेख मिलता है कि बहमनी राज्य का, कि मेवाड़ राज्य का, कि विजयनगर राज्य का। तो ये आपके जो राज्य दे रखे हैं इनमें से बाबरनामा में बाबर ने किसका उल्लेख किया है। देखिए, जो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है वो चगताई तुर्क भाषा में लिखी है, जिसका जो है फारसी भाषा में अनुवाद करते हैं अब्दुल रहीम खान खाना। तो बाबर जो अपनी आत्मकथा लिखते हैं उसमें 5 मुस्लिम राज्यों का, मुस्लिम शासकों का उल्लेख करते हैं, जिसमें आपका बंगाल आता है, दिल्ली आता है, मालवा आता है, गुजरात आता है और बहमनी आता है। तो बहमनी राज्य आपका हो जाएगा, ठीक। और ये पांड्य नहीं होगा, पांड्य नहीं आता है आपका। बंगाल अगर होता तो बंगाल हो जाता, लेकिन इसमें बंगाल है नहीं। गुजरात भी नहीं है, बहमनी भी नहीं है। वहीं 2 हिंदू शासकों का भी जो है ये जिक्र करते हैं, और जो हिंदू शासक होते हैं उसमें मेवाड़ के राणा सांगा होते हैं और विजयनगर के कृष्णदेव राय होते हैं। तो 2, 3, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी सही है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन आप करें उससे पहले हुमायूं के बारे में थोड़ी चीज़ें आप जान लीजिए। देखिए, जो हुमायूं होते हैं ये जनता से शासन के जुड़ाव के लिए न्याय ढोल यानी तबल ए अदल की स्थापना करते हैं। जैसे आज गुहार लगाई जाती है, तो जो हुमायूं का ज़माना था तो ये क्या करते हैं कि न्याय ढोल लगवाते हैं।
कि अगर आपको अर्जी लगानी है तो आओ बाहर ढोल बजाओ, और जैसे ढोल बजाओगे तैसे पता चल जाएगा कि हाँ भाई किसी ने कोई अर्जी लगाई, तो आओ बताओ क्या दिक्कत है। तो ये वाला सिस्टम था। तो न्याय ढोल की स्थापना यानी तबल दल, क्योंकि ये आपका इसी तरीके से पूछा जाएगा कि तबल दल की स्थापना किसने की थी जनता से शासन में जुड़ाव के लिए, तो आप बताएंगे हुमायूं ने की थी। जो आपके हुमायूं होते हैं दीन पनाह नामक एक जो है राजधानी बनाते हैं दिल्ली में, तो ये भी ध्यान रखना। कब? 1533 में। 1533 का इन्हीं का टाइम पीरियड होता है, क्योंकि 1540 में तो शेरशाह इन्हें हरा देते हैं तो ये चले जाते हैं, 1555 तक आते ही नहीं। तो 1533 में दिल्ली में यमुना नदी के तट पर राजधानी बनाते हैं दीन पनाह। हुमायूं जो थे वो ज्योतिष में काफ़ी ज़्यादा विश्वास करते थे, और सप्ताह के हर दिन जो है अलग अलग कपड़े पहनते थे। मतलब सोमवार को जो है शंकर भगवान का दिन है तो चलो भैया नीला पहन लिया, ठीक, मंगलवार को लाल पहन लिया, बुधवार को गणेश जी का दिन है सफ़ेद पहन लिया, इस तरीके से चलता। मतलब मैं समझा रहा हूँ कि हर दिन जो है ये अलग अलग कपड़े पहनते थे। 1556 में जो है दीन पनाह भवन में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं को अबुल फजल ने इंसान कामिल कहकर संबोधित किया है। मतलब जो अबुल फजल होते हैं वो इन्हें इंसान कामिल कहते हैं। वहीं एक चीज़ और ध्यान रखना कि भाई 26 जून 1539 ईस्वी को हुमायूं और शेर खान की सेनाओं के मध्य गंगा नदी के उत्तरी तट पर, गंगा नदी है उसके उत्तरी तट पर चौसा नाम की एक जगह है, वहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा युद्ध होता है जिसे चौसा का युद्ध कहा जाता है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए भाई चौसा का युद्ध कब हुआ, तो 26 जून 1539 को हुआ। किसके बीच हुआ? हुमायूं शेरशाह के बीच में हुआ। और इसमें क्या होता है कि भाई हुमायूं हार जाते हैं, शेरशाह की जीत हो जाती है। हुमायूं जो हारते हैं अपनी गलतियों से ही हारते हैं, नहीं लगभग इनकी जीत तय थी। कौन कौन से युद्ध किए हुमायूं ने, ये सारी डिटेल आप जान लीजिए। कि जो कालिंजर पर आक्रमण होता है 1531 में, हुमायूं का जो कालिंजर अभियान होता है गुजरात के शासक बहादुर शाह की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए करना पड़ा। मतलब इसने देखा कि बहादुर शाह साम्राज्यवादी नीति अपना रहे हैं, मतलब आसपास का जो एरिया है उसे कब्जा रहे हैं, तो हुमायूं जाता है और कालिंजर पर सबसे पहले आक्रमण करता है बहादुर शाह के ऊपर। और जो कालिंजर का अभियान था हुमायूं का पहला आक्रमण था। तो कथन कारण में कभी पूछ सकता है कि भाई हुमायूं का जो कालिंजर अभियान था वो दूसरा आक्रमण था, तो गलत हो जाएगा। हुमायूं का जो कालिंजर पर आक्रमण था वो पहला आक्रमण था, अगर ऐसा लिखा तो सही है। दोहरिया का युद्ध 1532 में होता है। अब ऐसे युद्ध पूछे जाएंगे, अब जो है पानीपत तराइन नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा डिटेल में अंदर जाके युद्ध पूछेंगे। तो दोहरिया का जो युद्ध होता है जौनपुर की ओर अग्रसर हुमायूं की सेना महमूद लोदी की सेना के बीच में होता है। महमूद लोदी और आपके हुमायूं के बीच में होता है। 1532 में दोहरिया नामक स्थान में संघर्ष हुआ जिसमें महमूद की पराजय होती है। फिर होता है चुनार का घेरा 1532 में ही, मतलब दोहरिया के बाद में चुनार होता है। सीरियल में लगाने को आ जाए कि भाई हुमायूं ने जो युद्ध लड़े हैं, कालिंजर आक्रमण, दोहरिया का युद्ध, चुनार का घेरा, तो आपको लगा देने कि भाई कालिंजर 1531 में करते हैं, उसके बाद में दोहरिया का युद्ध करते हैं, महमूद लोदी को हराते हैं, उसके बाद में चुनार पर घेरा डालते हैं। हुमायूं के चुनार के किले पर आक्रमण के समय यह किला अफगान शासक किसके पास था? शेर खान के कब्जे में था। 4 महीने लगातार किले को घेरे रहने के बाद शेर खान और हुमायूं के बीच में समझौता होता है। मतलब जो 1532 में होता है समझौता होता है शेर खान और हुमायूं के बीच में। उसमें भी ऐसा नहीं होता कि हुमायूं बहुत जीत जाता है, हाँ, लेकिन समझौता हो जाता है। लेकिन यही चीज़ आगे बढ़ती है और 1539 में चौसा के युद्ध में जो है शेर खान हुमायूं को पटक देता है। तो ये चीज़ आप समझिए। देखिए चुनार का घेरा 1532 में हो जाता है, तो बहादुर शाह से युद्ध होता है 1535 से 36 में। देखिए 1531 में कालिंजर का जो आक्रमण हुआ उसमें भी बहादुर शाह से इनकी लड़ाई हुई। तो होता क्या है, जो गुजरात के शासक बहादुर शाह होते हैं 1531 में मालवा, 1532 में रायसीना के किले पर अधिकार कर लेते हैं। फिर 1534 में चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं। तो उसी का जो है बदला लेने के लिए 1535 से 36 में हुमायूं जो है बहादुर शाह के ऊपर आक्रमण करता है और बहादुर शाह को चित्तौड़ से भगा देता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि भाई कालिंजर पर आक्रमण 1531, दोहरिया का युद्ध, चुनार का घेरा, फिर बहादुर शाह से युद्ध। तो 19 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि अबुल फजल ने किसे इंसान कामिल कहकर संबोधित किया। भाई इंसान कामिल का मतलब क्या होता है? इंसान कामिल का मतलब होता है जो एक पूर्ण मानव है, आदर्श मानव, मतलब जो कंप्लीट जो है आदमी है उसे कहते हैं इंसान कामिल।
तो अबुल फजल ने कहा भाई हुमायूं जो आप हैं ना वो पूरे के पूरे मानव हैं, बहुत आदर्श मानव हैं। तो अबुल फजल उनकी तारीफ करता है इंसान कामिल कहकर, और किसकी, हुमायूं की। बी राइट आंसर हो जाएगा बस। 20 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि हुमायूं के निम्नलिखित अभियानों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है कालिंजर का आक्रमण, तो भाई कालिंजर पर आक्रमण की करते हैं 1531 में। फिर दोहरिया का युद्ध होता है, दोहरिया का युद्ध होता है 1532 में। चुनार का घेरा भी 1532 में करते हैं, लेकिन जो है आपके दोहरिया के बाद में करते हैं। फिर बहादुर शाह से युद्ध करते हैं 1535-36 में। ठीक, तो ये ध्यान रखना आप। तो यहाँ फिलहाल क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, यही राइट आंसर है, ए राइट आंसर हो जाएगा बस। देखिए जब थ्योरी आप करके चलेंगे तो सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। 21 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि चौसा के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि यह युद्ध 1539 ईस्वी को हुमायूं एवं शेर खान की सेनाओं के मध्य हुआ। एकदम सही बात है, 1539 में होता है, 26 जून 1539 को होता है। ये चीज़ भी ध्यान रखना। चौसा जो आपकी जगह पड़ती है बिहार में पड़ती है और मध्य गंगा नदी के उत्तरी तट पे पड़ती है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। यह युद्ध हुमायूं हार गया था, एकदम सही बात है। जब हुमायूं हार जाता है तभी जो आपका शेर खान होता है वो शेर शाह की उपाधि धारण करता है कि भाई अब मैंने इसे मार दिया है तो मैं अब शेर शाह हो गया हूँ। और फिर ये अपने नाम के खुतबे पढ़वाता है, सिक्के ढलवाने की आज्ञा देता है कि भाई सिक्के के ढलवाओ यार। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है भाई, दोनों सही हैं, मतलब पहला भी सही दूसरा भी, सी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस शासक का वास्तविक नाम फरीद खान था। देखिए जो शेरशाह होता है उसी का वास्तविक नाम होता है फरीद खान। शेरशाह का नाम ही था फरीद खान। जो शेरशाह था वही शेरशाह सूर साम्राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। जो इनके पिता थे, फरीद खान कह लो या शेरशाह कह लो या शेर खान कह लो, तो इनके पिता जो थे वो हसन खान थे। फरीद खान नाम से इन्हें शेर खान नाम जो देते हैं मोहम्मद शाह देते हैं। देखिए जो शेरशाह होते हैं वो रुपया नाम का सिक्का भी चलाते हैं। वहीं जो है प्रशासन को मजबूत करके शेरशाह राजतंत्र को अधिक मजबूती प्रदान करते हैं। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शेरशाह, ये राइट आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि शेरशाह के द्वारा सैनिकों को नियुक्त करके उन्हें प्रशिक्षण देने, उनके वेतन से संबंधित मामलों के लिए कौन सा विभाग बनाया गया। देखिए जो सैनिकों की नियुक्ति होती थी, उनका वेतन दिया जाता था, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता था, ये सारे मामले जो होते थे दीवाने आरिज देखता था। और दीवाने आरिज की जो सबसे पहले स्थापना की थी वो बलबन ने की थी, ये चीज़ ध्यान रखना। तो दीवाने आरिज का यही काम होता था। साथ में जो शेरशाह होते हैं हुलिया प्रथा और दाग प्रथा जो होती है उसे पुनर्जीवित करते हैं। जैसा कि आपको पता है हुलिया एवं दाग प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट की थी, तो उसे ये पुनर्जीवित करते हैं। ये भी चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर जो आपका दीवाने वजारत है, तो दीवाने वजारत हो या दीवाने विजारत हो तो ये आपका वित्त विभाग से संबंधित होता है। वहीं दीवाने इंसा जो है, दीवाने इंसा किससे संबंधित था, शाही सचिवालय जिसे कहा जाता था। दीवाने कजा आपका जो है न्याय विभाग था। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। देखिए जो आपका दीवाने इंसा था, शाही घोषणा पत्र, राज्यपालों के साथ स्थानीय अधिकारियों से पत्राचार, जो आपके संदेश वगैरह भेजे जाते थे अधिकारियों को, तो ये सारे जो काम काज देखता था वो दीवाने इंसा नामक विभाग देखता था। वहीं जो भी आपके धर्म संबंधी मामले थे वो दीवानी रिसालत नामक विभाग देखता था। तो कभी क्वेश्चन में आ जाए भाई दीवानी रिसालत क्या था, धर्म संबंधी मामले देखने वाला विभाग था। न्याय और कानून संबंधी मामलों के लिए दीवाने कजा जो है देखता था। दीवाने कजा न्याय एवं कानून संबंध से संबंधित था, अभी मैंने बताया भी। गुप्तचरी के लिए दीवाने वारिद नाम से एक विभाग था जो कि राज्य में घट रही घटनाओं की जानकारी जो है सुल्तान को देता था कि भाई ये घटना यहाँ घट रही है। ये सारी जानकारी जो है नारद मुनि वाला जो काम करता था एक हिसाब से दीवाने वारिद करता था। 24 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि धर्म संबंधी मामलों के लिए दीवाने वारिद नामक विभाग बनाया गया था। ये एकदम गलत बात है, क्योंकि दीवाने वारिद जो था वो गुप्तचरी विभाग था। राज्य में कोई भी घटना घट रही है तो उसके बारे में सुल्तान को जानकारी किसके जरिए से मिलती थी, दीवाने वारिद यानी गुप्तचर विभाग से मिलती थी। मतलब ये उस टाइम का आईबी मान लो कि भाई इंटेलिजेंस ब्यूरो था। वहीं दूसरा कथन क्या है कि न्याय और कानून संबंधी मामलों के लिए दीवाने कजा नाम से एक विभाग बनाया गया था। ये एकदम सही है। जो भी न्याय और कानून संबंधी मामले देखता था वो दीवाने कजा देखता था।
तो दूसरा कथन आपका सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो भाई केवल 2 सही है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन करें उससे पहले आप रय एवं कर के बारे में जान लीजिए। जो अनाजों की दर तालिका थी जो शेरशाह ने तैयार करवाई थी, भाई ये अनाज इस रेट में मिलेगा। जैसे आप मिड डे मील में देखते हैं या आप कहीं राशन बेचने जाते हैं तो वहाँ लिखा होता है कि भाई ये अनाज हम इतने में खरीदेंगे या ये अनाज हम इतने में बेचेंगे, जो तालिका होती है। तो अनाजों की जो दर तालिका थी उसे कहा जाता था रय, रय नाम से जाना जाता था। तो ये आप समझ गए कि भाई जो अनाज दर की तालिका उसे रय कहते थे। साथ में जो किसान होते थे वो भू राज्य से जो देते थे तो उसमें उन्हें छूट थी कि भाई आप चाहे अनाज दे दो और चाहे नगद पैसे दे दो, मतलब 2 में से एक चीज़ दे करके आप जो है भू राज्य से अपना दे सकते हो। तो ये भी किसानों को छूट थी। जो भी भूमि मापने वाले भू राजस्व अधिकारी होते थे, जैसे आजकल लेखपाल होते हैं, तो उस समय के जो लेखपाल थे तो उनको वेतन देने के लिए क्या किया जाता था? जरीबाना। जरीबाना मतलब होता है उत्पादन का 2.5% और मुहसिलाना जो था वो उत्पादन का 5% कर भी वसूल किया जाता था। जरीबाना जो होता था 2.5% होता था और मुहसिलाना उत्पादन का 5% होता था। ये उत्पादन का मतलब हुआ जैसे 100 किलो अनाज पैदा हुआ तो 2.5 किलो जरीबाना के रूप में दिया जाता था जो भी आपके भू राजस्व अधिकारी होते थे, भूमि मापने वाले, और 5% मुहसिलाना दिया जाता था। तो ये चीज़ें आप समझ के चलेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनाजों की दर तालिका जो शेरशाह ने तैयार करवाई थी उसे कहा जाता था, उसे क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था रय। वहीं जरीबाना आपका 2.5% था, मुहसिलाना जो था वो 5% था। जो भी आपके अधिकारी होते थे वो भूमि मापन करते थे तो इतना वसूलते थे। देखिए शेरशाह की मुद्रा संबंधी जो सुधार है उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए आप कि भाई सोने, चांदी और तांबे के जो है वो सिक्के जारी किए थे शेरशाह ने। असरफियाँ भी जारी की थी जो दरअसल 167 ग्रेन सोने के सिक्के हुआ करते थे। मतलब असरफियाँ भी शेरशाह ने चलाई थी। रुपए के नाम से चांदी के सिक्के भी चलाए जो कि 180 ग्रेन के थे। ये क्वेश्चन ग्रेन वाले भी बन जाते हैं, मतलब ग्रेन भी दे देंगे, तो ये भी ध्यान रखना कि जो असरफी थी 167 ग्रेन की थी। रुपया नाम का जो चांदी का सिक्का इन्होंने चलाया था, रुपया क्या था? चांदी का सिक्का था। ये चीज़ भी ध्यान रखना, वो 180 ग्रेन का था। इसमें शुद्ध चांदी जो है 175 ग्रेन हुआ करता था। दाम नाम के सिक्के चलाते हैं तांबे के, ठीक, तांबे के जो सिक्के थे वो दाम कहे जाते थे जो कि 322 ग्रेन के थे। शेरशाह सूरी के समय जो 64 दाम मिलकर 1 रुपया के बराबर होता था, मतलब 64 तांबे के सिक्के जो होते थे उनको मिला करके एक चांदी का सिक्का बनता था। कभी ऐसे आ सकता है कि जो आपका रुपया था और जो आपका दाम था उसका अनुपात क्या था? तो 1:64 था, मतलब 1 बराबर 64, 1 रुपया बराबर 64 तांबे के सिक्के। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे बस। अब यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित समूह में से कौन सा सही सुमेलित है, आपको बताना है। असरफियाँ जो थी वो सोने के सिक्के थे, एकदम सही बात है। वहीं रुपए जो थे वो चांदी के सिक्के थे, ये भी एकदम सही बात है। दाम लोहे के सिक्के नहीं थे, दाम होते थे आपके तांबे के सिक्के। और 64 तांबे के सिक्के यानी 64 दाम बराबर 1 रुपया, इतना मान के चलिए। तो 1 और 2 आपका सही है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि 1545 ईस्वी में कालिंजर फतेह के दौरान शेरशाह की मृत्यु हो गई। तो पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है। जब 1545 में वो कालिंजर विजय कर रहा था उसी समय जो है इसके बगल में एक बारूद का गोला आकर के गिर जाता है और वो गोला फट जाता है धड़ाम से, और उसी में शेरशाह भी फट जाते हैं। तो शेरशाह सूरी उसमें अपनी जान गंवा देते हैं, मतलब कालिंजर के युद्ध में एक दुर्घटना में। ऐसा नहीं कोई उसे आके मारता है कोई राजा महाराजा, एक दुर्घटना होती है जिसमें उसकी मौत हो जाती है। तो पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है कि भाई 1545 में कालिंजर अभियान कर रहा था, उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं दूसरा कथन क्या है कि बिहार के सासाराम में शेरशाह का मकबरा बना है। दूसरा कथन भी सत्य है क्योंकि जो बिहार का सासाराम है वहाँ पर तालाब के बीच में, तालाब के बीचों बीच में है एक चबूतरा बना, ऊंचा चबूतरा, जो कि शेरशाह का मकबरा कहा जाता है। और ये हिंदू ईरानी कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है, मतलब सबसे उच्च कोटि का जो नमूना है हिंदू ईरानी वास्तुकला का वो आपका शेरशाह का मकबरा ही है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोनों सही है, सी राइट आंसर हो जाएगा।
28 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि 1551 ईस्वी में मात्र 9 वर्ष की अवस्था में पहली बार अकबर को गजनी की सूबेदारी सौंपी गई। पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है कि 1551 में 9 वर्ष की आयु में अकबर को गजनी की सूबेदारी दी जाती है। वहीं जो आपका दूसरा कथन है कि हुमायूं ने हिंदुस्तान की पुनर्विजय के समय मुनीम खान को अकबर का संरक्षक नियुक्त किया। पहला कथन भी सत्य है, दूसरा कथन भी सत्य है। अकबर का संरक्षक मुनीम खान को इन्होंने बनाया था शुरुआती दिनों में, लेकिन बाद में हटा लेते हैं और इनके जो दूसरे लड़के होते हैं मिर्जा हकीम, उनका अंगरक्षक इन्हें नियुक्त कर देते हैं। बाद में बैरम खान को अकबर का संरक्षक नियुक्त कर दिया जाता है। तो यहाँ फिलहाल दोनों कथन आपके सही हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये पूरी तरीके से गलत है भाई। 1576 में आपका हल्दी घाटी युद्ध होता है, उससे पहले आपका 1556 में पानीपत का सेकेंड वार होता है। हेमू विक्रमादित्य को बैरम खान के द्वारा मार दिया जाता है, जो कि अकबर के संरक्षक होते हैं, और अकबर के नेतृत्व में ही लड़ाई लड़ी जाती है। पानीपत का सेकेंड वार जो होता है, तो 1576 में अकबर का राज्याभिषेक नहीं होता है, 1556 में होता है, 14 फरवरी 1556 को। एक चीज़ आप ध्यान से देख सकते हैं भाई, 14 फरवरी को जो है बाबर का जन्म हुआ और 14 फरवरी को ही जो है अकबर अपना राज्याभिषेक करवाता है। दूसरा कथन आप देखेंगे कि अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा। तो दूसरा कथन आपका सत्य है, पहला गलत है, दूसरा सत्य है। जब ये गद्दी पर बैठता तो इसकी उम्र मात्र 13 साल 4 महीने की थी, इतना मान के चल सकते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल 2 सही है, बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि अकबर द्वारा जजिया कर को कब समाप्त किया गया। 1563 ईस्वी में अकबर जो होता है, विभिन्न तीर्थ स्थल जो होते हैं जिन पर तीर्थ यात्रा कर लग रहा होता है, शुरू से मुगलों द्वारा लगाया गया होता है, तो तीर्थ यात्रा कर जो है वसूलना बंद कर देता है। तो तीर्थ यात्रा कर वसूलना कब बंद करता है? अगस्त 1563। दूसरा काम ये होता है कि 1563 के बाद में ही 1564 ईस्वी में जजिया कर, जो कि गैर मुसलमानों से लिया जाता था, हिंदू, ईसाई, बौद्ध, जैन सबसे लिया जाता था, मतलब जो मुस्लिम नहीं उसके अलावा कोई धर्म का है तो उससे जजिया कर लिया जाता था। तो जजिया कर बैन कर देता है 1564 में, बी राइट आंसर हो जाएगा। 1576 में आपको पता है कि हल्दी घाटी का युद्ध होता है। वहीं 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना करता है आपका अकबर। 31 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सर्वप्रथम हुई। तो यहाँ हुई होना था, तो मिसप्रिंट है वैसे। तो यहाँ आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि भाई सबसे पहले घटना कौन सी होती है। पहला है कि अकबर द्वारा फतेहपुर सिकरी को अपनी राजधानी बनाना, या अकबर द्वारा दीन इलाही की शुरुआत, या अकबर द्वारा तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, या अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति। देखिए जो अकबर फतेहपुर सिकरी को अपनी राजधानी बनाता है वो 1571 में बनाता है, चीज़ आप ध्यान रखना। अकबर जो होता है जो दीन इलाही की शुरुआत करता है 1582 में करता है, ठीक। अकबर द्वारा तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति जो होती है वो 1563 में होती है, ठीक। और जजिया कर की समाप्ति 1564 में होती है। यहाँ क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सर्वप्रथम हुई, मतलब सबसे पहले हुई। तो भाई यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अकबर द्वारा तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, क्योंकि ये 1563 में होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि अकबर के निम्नलिखित कार्यों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला क्या है कि फतेहपुर सिकरी की स्थापना। फतेहपुर सिकरी की स्थापना अकबर जो है 1571 में करते हैं। इबादत खाने की स्थापना 1575 में करते हैं। 1575 में इबादत खाने की स्थापना करते हैं। 1578 में इसमें सभी धर्मों का प्रवेश हो जाता है, क्योंकि जब स्थापना की थी तो इस्लाम धर्म के ही वहाँ पर अनुयायी आते थे, जो भी मौलवी वगैरह होते थे वही आते थे। लेकिन 1578 में फिर सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया, हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, जरथुस्त्रवादी सभी आने लगे। वहीं मजहर की घोषणा जो होती है वो 1579 में होती है, ठीक। मजहर मतलब होता है कि जो आपके सुल्तान थे, अकबर थे, वही सभी मामलों की देखरेख करेंगे जो भी धार्मिक मामले हैं। वही जो आपका दीन इलाही की घोषणा होती है 1582 में होती है। दीन इलाही की घोषणा के बाद में ही सूर्य पूजा व अग्नि पूजा का प्रचलन भी अकबर ने करवाया था, वो भी 1582 में हुआ था, ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे आप। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं सब कुछ ऑलरेडी पहले से ही सीरियल में है। 1571 में फतेहपुर सिकरी, फिर 1575 इबादत खाने की स्थापना 1, 2,
और मजहर की स्थापना 1589। 1 2 3 4 ए राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि मुगल काल में मुसादात किससे संबंधित था। मुसादात जो होता था वो अमीर लोग जो होते थे, जो ऋण यानी उधार लेते थे राज्य से, तो उसे मुसादात कहा जाता था। मतलब अकबर से उधार लिया उन्होंने तो उसे मुसादात कहते थे। आज की डेट में आप सोच सकते हैं कि अगर जो अडानी अंबानी है मोदी जी से उधार लें तो उसे कहते हैं मुसादात। तो इसी तरीके से अकबर के समय में जो अमीर होते थे वो राज्य से अगर उधार ले रहे हैं तो उसे मुसादात कहा जाता था। एक तरीके का ऋण था, उधार था, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन करें उससे पहले आप जान लीजिए कि जो मुगल काल था उसमें कौन सी चीज़ें निर्यात होती थी, कौन सी चीज़ें आयात होती थी। जैसे मुगल काल में जो निर्यात करने की वस्तु थी यानी जो भेजी जाती थी, बेची जाती थी, वो नील अपने यहाँ से भेजा जाता था बाहर। सोरा, अफीम, सूती वस्त्र जो था वो बाहर देश में भेजा जाता था, जैसे ईरान है, फारस है, ठीक, तो वहाँ पर भेजते थे, वहाँ पर बेचते थे राजाओं को। निर्यात का मतलब ये हो गया कि हम बेच रहे हैं। तो नील, सोरा, अफीम, सूती वस्त्र। जबकि जो आयात करने वाली वस्तु थी जैसे सोना है, चांदी है, घोड़ा, कच्चा रेशम, तो ये सारी चीज़ें हम लोग आयात करते थे, मतलब मंगवाते थे। वहीं मुगल काल में जो सबसे अच्छी नील की खेती होती थी गुजरात में होती थी। गुजरात में सरखेज तथा बयाना में होती थी। सोरा जो मुख्यतः पाया जाता था वो कोरोमंडल तट और बिहार में उत्पादित होता था। बिहार में अफीम वगैरह सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता था। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे भाई, क्या आयात होता था, क्या निर्यात होता था। और गुजरात के सरखेज और बयाना में नील सबसे ज़्यादा पैदा होती थी। सोरा कोरोमंडल तट और बिहार में उत्पादित होता था, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। वहीं मुगल काल जो था उसमें सोने चांदी का आयात इतना बढ़ गया था, मतलब हम लोग सोना चांदी इतना खरीदते थे ना बाहर से कि बर्नियर ने एक टिप्पणी कर दी इस पर। उसने कहा कि देखो भैया, ऐसा है कि विश्व का जो प्रत्येक भाग है ना, वहाँ से चक्कर लगाने के बाद, मतलब सोना मान लो ईरान गया, अफगानिस्तान गया, रसिया गया, अमेरिका गया, सब जगह सोना चांदी घूम के लास्ट में कहाँ आता था, भारत की दलदल में आके फंस जाता था। तो उसने ये जो है टिप्पणी की है कि सोना चांदी अंत में भारत में आकर के सोने चांदी की दलदल में दफन हो जाता था। तो मतलब इतना ज़्यादा हम लोग सोना चांदी आयात करते थे। वही एक चीज़ और ध्यान रखना कि भाई जो मुगल काल था उसमें जो सूती वस्त्र उद्योग था वो सबसे ज़्यादा उन्नत उद्योग था, मतलब सबसे ज़्यादा विकसित था, जिस पर जो होता था सरकार का पूरा नियंत्रण होता था। देखिए वस्त्र उद्योग ही था जिसका जो है विदेशों में सबसे अधिक निर्यात होता था। भारत में निर्मित कपड़ों को केलिको कहा जाता था। वहीं जहांगीर जो होते हैं वो अमृतसर में ऊनी वस्त्र उद्योग को प्रारंभ करते हैं। चमड़े की वस्तुओं को बनाने का उद्योग भी बहुत उन्नत अवस्था में था। तो इस सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि मुगल काल में प्रारंभ में निर्यात की मुख्य वस्तु सोना, चांदी, घोड़ा, कच्चा रेशम था। अब यहाँ क्या लिखा है, निर्यात। और सोना हम कहाँ निर्यात करते थे, चांदी कहाँ निर्यात करते थे भाई, घोड़ा हमारे यहाँ कहाँ पैदा होता था भाई, घोड़ा तो अरबी घोड़ा हम लोग मंगवाते थे। तो एक ही चीज़ से आप पकड़ सकते हैं कि भाई निर्यात नहीं करते थे, आयात करते थे। घोड़ा, कच्चा रेशम, सोना चांदी सब कुछ हम आयात करते थे। बर्नियर ने तो टिप्पणी भी की कि सोना चांदी पूरे विश्व में कहीं भी टहल ले, लास्ट में आकर के भारतीय सोने चांदी में दफन हो जाना है, मतलब भारत का जो सोना चांदी का दलदल है उसमें दफन हो जाएगा। तो पहला कथन गलत है। मुगल काल में प्रारंभ में मुख्य आयात नील, सोरा, अफीम एवं सूती वस्त्र आदि वस्तुओं का होता था। तो आयात नहीं होता था, इसका निर्यात होता, ये भी गलत है। क्योंकि नील, सोरा, अफीम, सूती वस्त्र, चमड़े के कुछ सामान हम लोग बेचते थे, मतलब बाहर भेजते थे। तो दूसरा कथन भी गलत, ना तो एक ना ही दो, डी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि मुगल काल में उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि जहांगीर ने अमृतसर में ऊनी वस्त्र उद्योग को प्रारंभ किया था, एकदम सही बात है। वहीं दूसरा कथन है कि चमड़े की वस्तुओं को बनाने का उद्योग प्रचलित नहीं था, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से वस्त्र उद्योग प्रचलित था उसी तरीके से चमड़े का उद्योग भी प्रचलित था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। तो भाई केवल एक सही है, ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन करें उससे पहले आप पाहिकास्त किसान क्या होते थे और मुजारियान क्या होते थे, इनके बारे में जान लीजिए। देखिए जो पाहिकास्त या पैकासत किसान होते थे, ये ऐसे किसान थे जो दूसरे गांव में जा करके अस्थायी रूप से
बटाईदार के रूप में खेती करते थे। मतलब दूसरे गांव में जाते थे, वहां पर कोई खेत अपना बटाई में दे रहा है कि ऐसा है कि हम भाई खेती नहीं कर पाएंगे, बटाई में ले लो। तो ऐसे किसान जो होते थे वो पाईकास्त कहे जाते थे। पाईकास्त के अधिकार में केवल उतनी ही भूमि होती थी जितने पर वो अपने परिवार के श्रम का उपयोग करके खेती कर सकते थे। तो पाईकास्त किसान के बारे में अच्छे से आप समझ गए होंगे। वहीं जो मुजारियान किसान होते थे, ये ऐसे किसान होते थे कि इनके पास इतनी कम भूमि होती थी कि वे उस भूमि में भी अपने परिवार के पूरे श्रम का प्रयोग नहीं कर पाते थे। मतलब बहुत कम भूमि होती थी इनके पास। तो ये क्या करते थे, जो खुदकास्ट किसान होते थे, खुदकास्ट मतलब 3 तरह के किसान थे मुगल काल में, खुदकास्ट, पाईकास्ट और मुजारियान। तो खुदकास्ट किसान के पास स्वयं की भूमि होती थी और स्वयं की भूमि के वो मालिक होते थे। तो ये खुदकास्ट किसान की जमीन किराए यानी बटाई पर लेकर उस पर खेती करते थे। मुजारियान किसान जो थे वो अपनी जोत को बेच नहीं सकते थे। वहीं मुजारियान और पाईकास्ट में ये अंतर था कि पर्याप्त भूमि प्राप्त होने पर नजराना देने पर जो पाईकास्ट किसान होते थे वो खुदकास्ट में कन्वर्ट हो जाते थे। मतलब अगर पाईकास्ट किसान है तो खुदकास्ट बन सकता था, लेकिन जो मुजारियान किसान थे वो अपनी वर्तमान स्थिति से ऊपर नहीं उठ सकते थे, इतना मान के चलिए आप। 36 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि मुजारियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि मुजारियान किसान अपनी जोत को बेच नहीं सकता था। दूसरा कथन है ये दूसरे गांवों में अस्थायी रूप से जाकर बटाईदार के रूप में खेती करते थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए, जो आपके मुजारियान किसान थे उसके बारे में मैंने बताया कि मुजारियान किसान ऐसे किसान थे जिनके पास इतनी कम भूमि होती थी कि अपने पूरे परिवार का श्रम भी उपयोग नहीं कर पाते थे। मतलब श्रम ज़्यादा है, भूमि कम है, मतलब परिवार का श्रम भी पूरा यूज नहीं कर पाते थे। तो पहला कथन है कि मुजारियान किसान अपनी जोत को बेच नहीं सकते थे, तो पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है। वहीं दूसरे गांव में अस्थायी रूप से जा करके बटाईदार के रूप में खेती करते थे, दूसरा कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि दूसरे गांव में जा करके जो बटाईदार के रूप में खेती करते थे वो आपके पाईकास्ट किसान थे। तो फिलहाल यहाँ पर आपका केवल एक सही है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन आप करें उससे पहले प्रधान काजी क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, जो प्रधान काजी था उसे काजी उल कुज्जात भी कहा जाता था, और जो काजी उल कुज्जात या प्रधान काजी होता था वो प्रांत, जिला, नगर में काजियों की नियुक्ति करता था। काजी मतलब न्याय के बारे में सब कुछ देखते थे, तो जो प्रांत है, जिला है, नगर है, तो जो प्रधान काजी वो सब जगह नियुक्ति करता था। मतलब एक तरह मंत्री होता है तो उसके ऊपर प्रधानमंत्री होता है, तो काजियों के ऊपर प्रधान काजी था। देखिए, वैसे तो न्याय के जो सर्वोच्च अधिकारी थे वो आपके सम्राट थे और प्रत्येक बुधवार को अपनी कचहरी भी लगाते थे। लेकिन अगर उनके पास समय अभाव है, मतलब समय नहीं है, तो उनके ना रहने पर जो राजधानी में ये न्याय व्यवस्था देखते थे तो उसका सर्वोच्च अधिकारी कहीं ना कहीं प्रधान काजी हो जाता था और उनकी जगह कार्य करता था। प्रधान काजी की सहायता के लिए प्रधान मुफ्ती भी होता था। मुफ्ती जो होता था अरबी न्याय शास्त्र का विद्वान होता था। मतलब तो ये चीज़ भी ध्यान रखना कि मुफ्ती किसे कहते हैं, अरबी न्याय शास्त्र का विद्वान जो होता था उसे मुफ्ती कहते थे। मुफ्ती किसकी सहायता करता था, प्रधान काजी की। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि प्रधान काजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि इसे काजी उल कुज्जात भी कहा जाता था, एकदम सही बात है। दूसरा है कि यह केवल प्रांतों एवं नगरों में काजियों की नियुक्ति करता था। देखिए, सिर्फ इनका यही काम नहीं था कि भाई प्रांत और नगर में काजियों की नियुक्ति करना है। ये जो है समय अभाव के कारण अगर सुल्तान नहीं है तो उनकी जगह पर धर्म के मामले या फिर जो आपके न्याय के मामले उनकी जो है सारी देखरेख करते थे। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, केवल एक सही है, ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अब जो आपका है उत्तरवर्ती मुगल शासन चालू हो चुका है। 1707 तक आपने औरंगजेब का कार्यकाल देखा। अभी जो है 1707 के बाद में गद्दी पर कौन बैठता है, तो 1707 के बाद में जो गद्दी पर बैठते हैं वो बहादुर शाह प्रथम होते हैं। बहादुर शाह प्रथम का जो जन्म होता है भाई 1643 में 14 अक्टूबर को होता है। 26 फरवरी 1712 तक जो है ये रहते हैं, उसके बाद जो है ऊपर चले जाते हैं। दिल्ली के जो थे 7वें मुगल बादशाह थे। अगर आप जोड़ेंगे शुरुआत से बाबर के बाद में आपके हुमायूं आते हैं, हुमायूं के बाद में अकबर आते हैं, 3 हो गए। अकबर के बाद में आपके जहांगीर आते हैं, 4 हो गए। फिर शाहजहां आते हैं, 5 हो गए। उसके बाद में औरंगजेब आते हैं, 6 हो गए। फिर बहादुर शाह प्रथम आते हैं, तो 7वें मुगल बादशाह थे।
कभी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो डिटेल में आप चीज़ें पढ़े रहेंगे तो आराम से कर जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो आपके बहादुर शाह प्रथम थे, इन्हें शाहजादा मुअज्जम भी कहा जाता है, और ये औरंगजेब के क्या थे, दूसरे पुत्र थे। वहीं बहादुर शाह को शाह आलम प्रथम और आलम शाह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, मतलब शहजादा मुअज्जम भी कहते हैं इन्हें, शाह आलम प्रथम भी कहते हैं, आलम शाह प्रथम भी कहते हैं। जो आपके बहादुर शाह प्रथम थे, इनके 4 पुत्र होते हैं, जहादर शाह, अजीमुस्सान, रफ़ीउस्सान, जहान शाह। जहादर शाह जो कि लंपट मूर्ख होता है, ये गद्दी पर बैठेगा। जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो ये गद्दी पर बैठते हैं, और इनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब 63 साल के थे। वहीं जो है शाह आलम प्रथम जो होते हैं, लाहौर के उत्तर में शाहदौला नामक एक पुल है, वहीं पर 1707 ईस्वी में बहादुर शाह के नाम से अपने आप को ये सम्राट घोषित कर लेते हैं। देखो भाई, अब हम सम्राट बन गए हैं। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, और शाह आलम प्रथम कह लो या बहादुर शाह प्रथम कह लो, आलम शाह प्रथम कह लो, तो ये गद्दी पर बैठ जाते हैं। शहजादा मुअज्जम भी कह सकते हैं आप इन्हें। अब ज़्यादातर क्वेश्चन उत्तरवर्ती मुगल शासन से बन सकते हैं, इसलिए डिटेल में पढ़ेंगे तभी आप समझ पाएंगे। अब देखिए, जो आपका जाजाऊ का युद्ध होता है, जाजाऊ का युद्ध जो होता है 18 जून 1708 को होता है। तो बहादुर शाह प्रथम और आजम शाह के बीच में सामूगढ़ के समीप जजाऊ नामक स्थान पर 1708 में युद्ध होता है। तो सामूगढ़ का युद्ध भी दे सकता है या जजाऊ का युद्ध दे दे। तो 1708 में हुआ, किसके बीच में हुआ, जो औरंगजेब के पुत्र थे बहादुर शाह प्रथम और बहादुर शाह प्रथम के जो भाई थे आजम शाह, उनके बीच में होता है। जब ये युद्ध होता है तो भाई जो आजम शाह के बेटे होते हैं बीदर बख्त और वलाजाह, तो इनकी मृत्यु हो जाती है इस युद्ध में, और इसमें जो है बहादुर शाह प्रथम जीत जाते हैं, तभी ये गद्दी पर बैठते हैं। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, किस उत्तरवर्ती मुगल शासक को शाह आलम प्रथम के नाम से जाना जाता है। तो अभी मैंने बताया बहादुर शाह प्रथम है, इन्हें शाह आलम प्रथम कहा जाता है, आलम शाह प्रथम भी कहा जाता है, साथ में शहजादा मुअज्जम भी कहा जाता है। जहादर शाह, अजीमुस्सान, ये बहादुर शाह प्रथम के बेटे हैं। तो अभी जहादर शाह भी जो है बैठेंगे गद्दी पे, जिन्हें लंपट मूर्ख कहा जाता है। फर्रुखसियार की बात करेंगे अभी हम। तो फिलहाल यहाँ राइट आंसर आपका बी है। जजाऊ या सामूगढ़ का युद्ध 1708 में होता है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। सामूगढ़ का युद्ध किसके बीच में होता है, या जजाऊ का युद्ध 1708 में, ये बहादुर शाह प्रथम और आजम शाह के मध्य होता है। 39 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि गद्दी पर बैठने वाला सबसे वृद्ध मुगल शासक कौन था। अभी मैंने बताया जब औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 ईस्वी में, तो उनके जो बेटे होते हैं बहादुर शाह प्रथम, उनकी उम्र 63 साल हो चुकी होती है, और 63 साल की उम्र में बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठते हैं। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहादुर शाह प्रथम यानी जो आपके शहजादा मुअज्जम कह लो, आलम शाह प्रथम कह लो, शाह आलम प्रथम कह लो, तो इन्हें जो है साहिब बेखबर भी कहा जाता है। क्योंकि क्या थे, ये बादशाह जो थे राजकीय कार्यों में भाई लापरवाह थे, और इनकी लापरवाही के कारण ही इन्हें साहिब बेखबर कहा जाता है। भाई 63 साल का आदमी है तो लापरवाह तो हो ही जाएगा। यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि सूची 1 में मुगल शासक हैं, सूची 2 में उनके फेमस वाले नाम हैं। जैसे बहादुर शाह को क्या कहा जाता है, बहादुर शाह या शाह आलम प्रथम, आलम शाह प्रथम या शहजादा मुअज्जम को जो कहा जाता है साहिब बेखबर कहा जाता है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि भाई जो 1708 में सामूगढ़ का या जजाऊ का युद्ध होता है, बहादुर शाह प्रथम और आजम शाह के मध्य होता है। जहादर शाह जो होता है इसे लंपट मूर्ख कहा जाता है, मतलब बहुत मूर्ख टाइप का व्यक्ति होता है। वहीं मोहम्मद शाह जो होता है इसे रंगीला बादशाह कहा जाता है, मतलब बहुत ही रंगीला होता है। वहीं फर्रुखसियार जो है उसे गणित कायर कहा जाता है। तो फिलहाल यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ए है उसका पहला है, बी का चौथा और सी का दूसरा। तो 1, 4, 2, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो कि डी में है तो डी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अभी मैंने बात की थी कि जो अजीमुस्सान थे, बहादुर शाह प्रथम थे, वो आपके क्या थे, औरंगजेब के पुत्र थे। बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठ जाते हैं। बहादुर शाह के बाद थोड़ी समय के लिए जहादर शाह गद्दी पर बैठते हैं। उसके बाद में फर्रुखसियार गद्दी पर बैठते हैं, और फर्रुखसियार जो थे अजीमुस्सान के पुत्र थे, मतलब जो आपके औरंगजेब के पुत्र थे अजीमुस्सान, उनके पुत्र थे। देखिए जो इनके लिए इंपॉर्टेंट बात है कि 1685 में इनका जन्म हुआ, 1719 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब ये कैसे गद्दी पर बैठते हैं, तो भाई सैयद बंधु अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान की मदद से
फर्रुखसियार जो होते हैं 11 जनवरी 1713 को मुगल राज सिंहासन पर बैठ जाते हैं। फर्रुखसियार का टाइम पीरियड ही चल रहा होता है जब बंदा बहादुर को 1716 में जो है दिल्ली में फांसी दे दी गई थी। बंदा बहादुर जो कि सिखों के 9वें गुरु होते हैं, तो उन्हें दिल्ली में फांसी फर्रुखसियार के समय ही दी जाती है। जैसे ही ये गद्दी पर बैठते हैं तो सैयद बंधु जो होते हैं वो जजिया कर समाप्त करवा देते हैं, जो कि गैर हिंदुओं पर लगता है, हिंदू पे, जैन पे, बौद्ध पे, तो जजिया कर सैयद बंधुओं के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। फर्रुखसियार ही थे जो राजा जयसिंह को सवाई की उपाधि देते हैं। सवाई राजा जयसिंह कहा नहीं जाता है, तो जो सवाई की उपाधि देते हैं जयसिंह को, वो फर्रुखसियार ही देते हैं। फर्रुखसियार के समय ही जो है सिख विद्रोह की समाप्ति हो जाती है। भाई बंदा बहादुर के मरवा देते हैं। ये जो आपका सिख विद्रोह स्टार्ट होता है औरंगजेब के टाइम पीरियड से चलता है 1675 से, लेकिन जो है इनके समय समाप्त हो जाता है। समाप्त होने का कारण ये कि भाई बंदा बहादुर को ये मरवा देते हैं जो कि सिखों के 9वें गुरु थे। वहीं 1717 ईस्वी में फर्रुखसियार के दरबार में एक दूत मंडल जो है अंग्रेज भेजते हैं, और ये दूत मंडल कलकत्ता से जॉन शारमन द्वारा लाया गया था, जिसकी सहायता जो है एडवर्ड स्टीफेंसन कर रहे थे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि 1717 में फर्रुखसियार के दरबार में अंग्रेजों ने एक दूत मंडल भेजा था। क्यों भेजा था? क्योंकि भाई अंग्रेज जो थे वो व्यापार में छूट चाहते थे कि कर वगैरह ना लगाएं, टैक्स ना लगाएं, तो इसे फोड़ा हो जाता है। तो फोड़ा ठीक करने के लिए अंग्रेज जो है अपना एक जो है वैद्य भेज देते हैं, तो फोड़ा ठीक हो जाता है फर्रुखसियार का। तो बहुत खुश होता है कि यार तुमने फोड़ा ही ठीक कर दिया। तो इस वजह से जो है फरमान जारी कर देता है कि भैया जाओ, कर मुक्त रहेगा सब। तो यही जो दूत मंडल था उसमें विलियम हेमिल्ट नाम के एक सर्जन थे, ख्वाजा सेहुर्द नामक एक अर्मेनियाई द्विभाषिया भी थे। मतलब विलियम हेमिल्ट जो सर्जन थे वो इसका फोड़ा ठीक करते हैं, ठीक, जो खतरनाक बीमारी होती है फर्रुखसियार की। जब खतरनाक बीमारी से छूट जाता है तो ये जो है 1717 में एक शाही फरमान जारी कर देता है, और इसी शाही फरमान की वजह से फिर आगे चल के अंग्रेजों को सह मिल जाती है, और फिर 1947 तक भारत देश गुलाम रहता है। फर्रुखसियार का जो फरमान होता है ये अंग्रेजों को मिल जाता है और ये व्यापार में कर मुक्ति पा जाते हैं। फरमान में था क्या कि अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल में व्यापार करने का विशेष अधिकार मिल गया था। मतलब अंग्रेज जो थे वो सिर्फ 3000 रुपये इन्हें जो है पूरे वार्षिक में दे दें और पूरे बंगाल में आराम से बिना किसी टैक्स के जो है व्यापार करें। तो यही था इनका शाही फरमान। तो 41 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि फर्रुखसियार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि इसने जयसिंह को सवाई की उपाधि दी थी। अभी मैंने बताया जो राजा जयसिंह थे उन्हें सवाई की उपाधि फर्रुखसियार ने ही दी थी, इसीलिए उन्हें सवाई राजा जयसिंह कहा जाता है। इसके समय की महत्वपूर्ण घटना सिख विद्रोह की समाप्ति थी। तो दूसरा कथन भी सत्य है, भाई बंदा बहादुर को ये मरवा देते हैं, फांसी दे देते हैं, तो वहीं से सिख विद्रोह समाप्त हो जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो 1, 2 दोनों सही हैं। वैसे अंग्रेजों के समय भी सिख विद्रोह होते रहे, तो उसकी बात हम आगे करेंगे। आंग्ल सिख युद्ध होते हैं, लेकिन मुगलों के समय में जो सिख विद्रोह समाप्त करता है यही करता है। देखिए जो फर्रुखसियार होते हैं उनके बाद कौन गद्दी पर बैठता है? मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह जो है इसका जो जन्म होता है 1702 में होता है, इसकी मृत्यु जो होती है 1748 में होती है। इसे रोशन अख्तर भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। मुगल वंश का ये 14 नंबर का बादशाह था। 1719 से 1748 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य पर ये शासन करता है। रफीउद्दौला की मृत्यु के बाद सैयद बंधु इसे गद्दी पर बैठाते हैं, और ये जहान शाह का चौथा बेटा था। देखिए मोहम्मद शाह का ही टाइम पीरियड होता है जिसमें बंगाल अपना मुक्त हो जाता है, बिहार भी, उड़ीसा भी। बंगाल में मुर्शिद कुली खां मुक्त कर देते हैं उसे, अवध में सादत खां मुक्त हो जाते हैं, दक्कन में निजामुल मुल्क अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लेते हैं, भैया अब हम तुम्हारे अंडर में नहीं हैं। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि भाई बंगाल, बिहार, उड़ीसा या अवध या दक्कन किस उत्तरवर्ती मुगल शासक के टाइम पीरियड में जो है अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लेते हैं? तो भाई मोहम्मद शाह के समय। इसी का टाइम पीरियड होता है जिसमें जो गंगा का दोआब क्षेत्र होता है वहाँ के जो रोहिला सरदार होते हैं वो भी अपनी स्वतंत्रता घोषित कर देते हैं। तो ये चीज़ समझ के चलना कि भाई बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध में सादत खां, दक्कन में निजामुल मुल्क, और आपके गंगा तथा दोआब क्षेत्र में जो रोहिला सरदार थे उन्होंने भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा इन्हीं के समय की थी। मोहम्मद शाह आयोगी शासक था। ये अपना ज़्यादातर समय क्या करता था? पशुओं की लड़ाई देखता रहता, तीतर लड़ाता रहता था, भैया लड़ो, देखें हम। कहीं साढ़ लड़ा रहा है, कहीं बैल लड़ा रहा है, तो यही इसका काम था।
पशुओं की लड़ाई देखता था, साथ में वेश्याओं और मदिरा के बीच में अपना पूरा जीवन गुजार दिया इसने। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, रंगीला बादशाह कहा जाता है। मतलब टेंशन वंशन फिकर उकर कुछ नहीं है, जो होना होगा बस अपने मौज मस्ती के साथ जियो। तो सबसे अच्छी ज़िंदगी जितने भी बादशाह हुए इसी ने जी है, इतना मान के चलिए। 42 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि उत्तरवर्ती मुगल शासकों में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला शासक कौन था। तो ये था आपका मोहम्मद शाह रंगीला। 1719 से 1748 ईस्वी तक ये शासन करता है। 43 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि नादिर शाह ने किस वर्ष दिल्ली पर आक्रमण किया था। ये जो नादिर शाह था वो फारस का शासक था, और वो जो आक्रमण करता है 1739 में करता है। अब 1739 में किसका शासन चल रहा है, किस मुगल शासक का शासन चल रहा है, तो वो चल रहा है मोहम्मद शाह का, क्योंकि 1719 से 1748 तक वही शासन करते हैं। तो ये जो है दिल्ली पर आक्रमण करता है, मोहम्मद शाह को करनाल नामक जगह पे हरा देता है। मतलब करनाल का युद्ध होता है, उसमें मुगल सेना पराजित हो जाती है। और फिर 1739 में ही ये तख्ते ताऊस कोहिनूर का हीरा मोहम्मद शाह से लेकर चला जाता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है तख्ते ताऊस कोहिनूर हीरा ही ले गया, ये जो है हिंदू संगीत की प्रसिद्ध फारसी पांडुलिपियों को भी ले गया। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना कि हिंदू संगीत की जो फारसी जो पांडुलिपियाँ थी, मतलब हिंदू संगीत की जो अनुवाद किया गया था उसमें फारसी पांडुलिपियों को भी उठा ले गया था। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन करें उससे पहले थोड़ी जानकारी आलमगीर द्वितीय के बारे में जान लीजिए। जो आलमगीर द्वितीय थे इनका जो जन्म होता है 1699 में होता है, मृत्यु इनकी 1659 में होती है। इतना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी क्या है कि ये 16वें मुग़ल बादशाह होते हैं। जो मोहम्मद शाह था वो आपका कितने नंबर का था, 14 का। ये आपके 16 नंबर के मुग़ल बादशाह हैं। इनका जो टेन्योर यानी कार्यकाल होता है 1754 से स्टार्ट होता है, 1759 तक ये शासन करते हैं, लगभग 5 साल। आलमगीर द्वितीय जो होते हैं ना, ये जो जहादर शाह थे, 8वें मुगल बादशाह जो बने थे, मतलब बहादुर शाह प्रथम के बाद में जहादर शाह गद्दी पर बैठते हैं। 8वें मुगल बादशाह जहादर शाह के पुत्र थे आलमगीर द्वितीय। और जो ये आपके आलमगीर द्वितीय थे भाई बहुत कमज़ोर व्यक्ति थे। जितने भी उत्तरवर्ती मुगल शासक हुए लगभग कमज़ोर ही थे। इनके जो वजीर थे गजुद्दीन इमादुल मुल्क, उनके हाथों की ये कठपुतली थी। मतलब जो वजीर थे उनके कहने के हिसाब से करते थे सब काम। इन्हीं आलमगीर द्वितीय को अजीदुद्दीन भी कहा जाता है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। औरंगजेब को भी आलमगीर कहा जाता था, ये भी ध्यान रखना। आलमगीर द्वितीय को जो वजीर गजुद्दीन है वो 1754 में जो है बैठा देते हैं गद्दी पे, लेकिन कठपुतली राजा बना के रखते हैं, मतलब सारा काम काज यही करते हैं। देखिए जो मराठा होते हैं 1758 ईस्वी में दिल्ली पर चढ़ाई करते हैं और पंजाब को जीत करके तैमूर को वहाँ से निकाल देते। तैमूर वहाँ का एक शासक होता है। इसी के टाइम पीरियड में 1757 में भाई प्लासी का युद्ध होता है। भाई जाहिर सी बात है आलमगीर द्वितीय का टाइम पीरियड 1758 तक है, तो 1757 में प्लासी का युद्ध इसी के समय होता है। कल को क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई प्लासी का युद्ध किस मुगल शासक के टाइम पीरियड में होता है, तो सारी चीज़ें अगर आप डिटेल में पढ़े होंगे तो बता देंगे आलमगीर द्वितीय के समय हुआ था। देखिए वजीर गजुद्दीन जो था भाई, अब जाहिर सी बात है उन्हीं के इशारों पर कठपुतली पे चलते थे, लेकिन आलमगीर द्वितीय ने सोचा कि यार इसके अंडर में मैं काम नहीं करना चाहता हूँ। एक समय आता है कि भाई आदमी इरिटेट हो जाता है, तो आलमगीर द्वितीय अपने आप को इनसे मुक्त करना चाहता था। लेकिन क्या होता है वजीर जो इनके होते हैं गजुद्दीन, उन्हें पता चल जाता है, और जब पता चल जाता है 1759 ईस्वी में इनके जो वजीर होते हैं इन्हीं को मरवा देते हैं। तो इनका काम समाप्त हो जाता है 1759 में। तो 1754 से 1759 तक ये गद्दी पर बैठते हैं। देखिए जो शाह आलम द्वितीय का टाइम पीरियड होता है 1759 में गद्दी पर बैठते हैं, 1806 ईस्वी तक ये गद्दी पर बैठते हैं। ये 17वें मुगल बादशाह थे। 16वें मुगल बादशाह आपके आलमगीर द्वितीय थे। 14 नंबर के जो बादशाह थे वो आपके मोहम्मद शाह थे। 16वें नंबर के बादशाह आपके आलमगीर द्वितीय थे, और 17वें नंबर के आपके शाह आलम द्वितीय थे। इनका जो असली नाम था अली गौहर था। कभी क्वेश्चन में आ जाए शाह आलम द्वितीय का असली नाम क्या था, तो अली गौहर था। और ये आलमगीर द्वितीय के उत्तराधिकारी के रूप में 1759 में गद्दी पर बैठे थे। इन्हीं के समय में 1765 में 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की दो संधियाँ होती, ये चीज़ ध्यान रखना। इन्हीं के समय में बक्सर का युद्ध भी होता है, क्योंकि भाई 1759 में गद्दी पर बैठे हैं, बक्सर का युद्ध 1764 में होगा, तो इन्हीं के टाइम पीरियड में होता है। बादशाह शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी से इलाहाबाद की संधि कर ली थी, और वह ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर जीवन यापन करने लगे थे। देखिए पानीपत की तीसरी लड़ाई जो कि 1761 में होते है, उसमें अहमद शाह अब्दाली जो होता है मराठों को हरा देता है, लेकिन शाह आलम द्वितीय जो होता है उन्हें दिल्ली के तख्त पर बने रहने देता है,
उनसे कोई जो है वार्तालाप ये नहीं करता है। वहीं जो है 1764 ईस्वी में अपनी शक्ति बढ़ाने का ये दूसरा प्रयास करते हैं कि बंगाल पे अंग्रेज़ों को निकाल कर बाहर कर दें, और जो है ये फिर अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल के भगोड़े नवाब मीर कासिम से संधि कर लेते हैं और फिर लड़ाई करते हैं, और बक्सर की लड़ाई होती है। लेकिन अंग्रेज़ जो है तीनों लोगों की संयुक्त सेना को हरा देते हैं, और उसके बाद में इन्हें इलाहाबाद की संधि करनी पड़ती है। देखिए इनके बाद जो अंतिम मुगल बादशाह होते हैं वो बहादुर शाह द्वितीय जफर होते हैं। अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि आलमगीर द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि पानीपत का तृतीय युद्ध इसी के समय हुआ था। भाई 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, 1761 में, और इनका जो टाइम पीरियड होता है ये आपको पता होना चाहिए। इनका टाइम पीरियड क्या होता है, 1754 से 59। तो कहाँ से पानीपत का तीसरा युद्ध इनके टाइम पीरियड में हो जाएगा? पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है कि इसी के शासनकाल में प्लासी का युद्ध हुआ, तो दूसरा कथन आपका सही है, 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? तो केवल 2, बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1761 में जो पानीपत का युद्ध होता है वो आपके शाह आलम द्वितीय के समय होता है, क्योंकि जो उनका टाइम पीरियड होता है 1759 से 1806 ईस्वी तक होता है। 45 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि शाह आलम द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि ये अंतिम मुगल शासक था, गलत बात है। बहादुर शाह जफर जो द्वितीय होते हैं वो अंतिम मुगल बादशाह होते हैं। शाह आलम द्वितीय जो थे वो 17वें नंबर के मुगल बादशाह थे। इसने पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को परास्त किया, नहीं ऐसा नहीं है, ये भी कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो तीसरा युद्ध होता है अहमद शाह अब्दाली का वो मराठों के खिलाफ था और उसमें मराठे पराजित हो जाते हैं। अहमद शाह अब्दाली शाह आलम द्वितीय से कुछ नहीं कहता, कहता तुम गद्दी पर बैठे रहो, तो उनसे कोई छेड़खानी नहीं करता। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है, तो ना तो भाई एक सही ना दो सही, डी राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी बात हम बक्सर के युद्ध पे कर लेते हैं। देखिए बक्सर का युद्ध जो था उसमें मीर कासिम, ठीक, जो कि बंगाल के नवाब थे, अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे, वहीं मुगल शासक शाह आलम द्वितीय थे। ये तीनों लोग मिल जाते हैं और मिल करके कहते हैं चलो भाई अब अंग्रेज़ों के ऊपर हम करेंगे हमला और इसको मज़ा चखाएंगे, मतलब बहुत परेशान करके रख दिया है। तो ये अंग्रेज़ों के ऊपर कर देते हैं चढ़ाई। लेकिन मामला क्या होता है, अंग्रेज़ होते हैं होशियार, वो जो है कहीं ना कहीं साठ गांठ करके इन्हीं के लोगों को मिला लेते हैं और फिर तीनों लोगों की संयुक्त सेना को जो है 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में हरा देते हैं। इन तीनों की संयुक्त सेना के जो खिलाफ थे वो हेक्टर मुनरो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव जो होते हैं वो बंगाल के गवर्नर के रूप में दूसरी बार कोलकाता आते हैं। उससे पहले 1757 में आए थे, 1760 में चले जाते हैं, 1765 में फिर आते हैं, क्योंकि बक्सर की लड़ाई हो गई थी। तो कहते हैं भैया जाओ यार देखो, तुम ही अच्छे से देख पाते हो, क्योंकि प्लासी की लड़ाई तुमने ही जितवाई थी। देखिए बक्सर के युद्ध की समाप्ति के बाद जो क्लाइव होते हैं वो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ जो है इलाहाबाद की प्रथम और द्वितीय संधि करते हैं। तो इन संधियों से क्वेश्चन बनते हैं अक्सर, तो इसकी बात हम कर लेते हैं। देखिए जो बक्सर का युद्ध होता है उसमें तीनों सेनाएं जो होती हैं, बंगाल के नवाब मीर कासिम की सेना होती है, वहीं जो मुगल सम्राट होते हैं शाह आलम द्वितीय उनकी सेना होती है, और अवध के नवाब जो शुजाउद्दौला होते हैं उनकी सेना होती है। तो तीनों संयुक्त सेनाएं जो हैं हेक्टर मुनरो की नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना से हार जाती हैं। तो इस युद्ध के बाद में इलाहाबाद की दो संधियां होती हैं। जो पहली संधि होती है वो 12 अगस्त 1765 को होती है। इस संधि में होता क्या है कि जो लॉर्ड क्लाइव होते हैं, रॉबर्ट क्लाइव, देखिए जो सेनापति थे अंग्रेजी सेना के वो हेक्टर मुनरो थे बक्सर के युद्ध में, लेकिन जो संधि होती है वो रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होती है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव आ चुके होते हैं लौट के 1765 में। तो रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट होते हैं और बंगाल के नवाब जो नजमुद्दौला होते हैं, इनके मध्य पहली संधि संपन्न होती है। बक्सर के युद्ध के बाद में मीर कासिम दिल्ली की तरफ भाग जाते हैं और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। तो जो पहली संधि हुई शाह आलम द्वितीय और नवाब नजमुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य होती है। इस संधि में होता क्या है कि भाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर लेती है। दीवानी का मतलब हुआ कि भाई अब यहाँ पर सारा सिस्टम हम देखेंगे, जो कर वगैरह वसूलना है हम वसूलेंगे, तो ये होता है। वहीं जो कंपनी होती है वो अवध के नवाब से, अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला, तो उनसे कड़ा और इलाहाबाद के ज़िले लेकर के वो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिए जाते हैं। मतलब अवध के नवाब से लेते हैं और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे देते हैं।
और साथ में जो कंपनी होती है मुगल सम्राट से कहती है, देखो भाई अब 26 लाख रुपए प्रति वर्ष तुम्हें पेंशन के रूप में कंपनी के द्वारा दिए जाएंगे और तुम कोई भी हस्तक्षेप हमारे काम में नहीं करोगे। इसके बाद में इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है 4 दिन के बाद में 16 अगस्त 1765 को। ये संधि जो होती है रॉबर्ट क्लाइव और सुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब थे उनके मध्य होती है। इस संधि में कौन सी शर्तें थी? इस संधि में जो शर्तें थी वो थी कि इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर शेष जो अवध का क्षेत्र है वो आपका सुजाउद्दौला को वापस कर दिया जाएगा। यहाँ नजमुद्दौला गलत लिखा हुआ है, तो इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर शेष जो अवध का क्षेत्र था वो सुजाउद्दौला के पास था। साथ में कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना जो है अवध में रखी जाएगी। कंपनी का कहना यह था कि हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, अवध की सुरक्षा कंपनी करेगी, लेकिन खर्चा जो देंगे वो नवाब देंगे, मतलब सुजाउद्दौला देंगे। इलाहाबाद की दूसरी संधि के द्वारा ही जो है कंपनी को अवध में मुफ्त व्यापार करने की सुविधा प्राप्त हो गई। तो कल को क्वेश्चन आ जाए कि अवध में मुफ्त व्यापार यानी मुक्त व्यापार करने की जो सुविधा प्राप्त हुई ईस्ट इंडिया कंपनी को वो किस संधि के तहत हुई? तो इलाहाबाद की दूसरी संधि के तहत हुई, जो कि 16 अगस्त 1765 को संपन्न हुई थी। साथ में सुजाउद्दौला को बनारस के राजा बलवंत सिंह से पहले की तरह लगान वसूल करने का अधिकार दे दिया गया कि आप बनारस के राजा से लगान वसूल कर सकते हैं। राजा बलवंत सिंह जो थे उन्होंने युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की थी। तो अब यहाँ पर आप 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि इलाहाबाद की प्रथम संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है कि इलाहाबाद की प्रथम संधि हेक्टर मुनरो एवं मुगल बादशाह के मध्य हुई। अभी मैंने बताया इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव और आपके बंगाल के नवाब जो होते हैं नजमुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य होती है। तो फिलहाल यहाँ हेक्टर मुनरो है, आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कथन क्या है कि कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है। तो दूसरा कथन आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी प्राप्त कर लेती है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो भाई केवल 2 सही है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन करें उससे पहले अकबर द्वितीय के बारे में थोड़ी जानकारी आपको हम दे देते हैं। देखिए जो अकबर द्वितीय थे 1806 से 1837 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहता है, मतलब 1806 में गद्दी पर बैठते हैं, 1837 तक रहते हैं। अकबर द्वितीय का जो टाइम पीरियड था, इन्हीं के समय में जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग थे, क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंग जो होते हैं 1813 से 23 तक रहते हैं, काफ़ी लंबा कार्यकाल रहता है इनका गवर्नर जनरल का 10 साल का। आप देख सकते हैं 1806 से 37 अकबर द्वितीय हैं, उन्हीं के मध्य में जो है लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल बनते हैं। तो जो लॉर्ड हेस्टिंग होते हैं वो अकबर द्वितीय से कहते हैं कि जो कंपनी का क्षेत्र है उसमें अपनी आप बादशाहत छोड़ दीजिए। लॉर्ड हेस्टिंग बहुत तगड़े से जो है गुस्सा हो जाते हैं अकबर द्वितीय से और कहते हैं तुम मान नहीं रहे हो, बार बार हमारे काम में दखल दे रहे हो, तो ऐसा करते हैं तुम्हारी जो पेंशन वगैरह हम दे रहे थे ना, अब उस पर हम रोक लगा देंगे। तो लॉर्ड हेस्टिंग ने मुगल बादशाह को दी जाने वाली सहायता भी बंद कर दी, उस पर नज़रबंदी लगा दी। फिर अकबर द्वितीय जो होते हैं राम मोहन राय को ढूंढते हैं और कहते हैं ऐसा है कि हमारी पेंशन बंद हो गई है, जाकर के तुम लंदन से वापस करके हमारी पेंशन की सिफारिश करो। तो राम मोहन राय जो है लंदन वगैरह जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं और बादशाह की पेंशन बढ़ाने की सिफारिश करने का आग्रह करते हैं। पेंशन बढ़ जाती है तो अकबर द्वितीय इन्हें राजा की उपाधि देते हैं। तो कल को क्वेश्चन आ सकता है कि भाई राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर सेकंड ने दी थी, जो कि मुगल बादशाह थे। अकबर सेकंड के समय ही 1835 में मुगलों के सिक्के चलने बंद हो जाते हैं, मतलब 1806 से 37 तक इनका कार्यकाल है। 35 में मुगलों के सिक्के बंद हो जाते हैं पूरी तरीके से, जो आपके संसद था, मुहर था, ये सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। अकबर द्वितीय का लड़का और उसका उत्तराधिकारी जो था बहादुर शाह जफर द्वितीय था, जो कि 1837 से 1858 तक गद्दी पर बैठता है और ये अंतिम मुगल बादशाह होता है। बाद में इसे रंगून भेज देते हैं 1858 में, फिर 1862 में उसकी मृत्यु हो जाती है वहीं पे। बहादुर शाह जफर के बारे में भी जान लीजिए, 1837 से स्टार्ट होता है इनका कार्यकाल, 1858 तक रहता है, फिर 1858 में रंगून भेज दिए जाते हैं और फिर 62 में इनकी मृत्यु हो जाती है। बहादुर शाह जफर जो थे कवि थे, संगीतकार थे, खुशनवीस थे, राजनीतिक नेता के बजाय वो सौंदर्य अनुरागी व्यक्ति अधिक थे, मतलब सौंदर्य वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देते थे। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम शुरू होने के समय बहादुर शाह जफर जो थे 82 वर्ष के बूढ़े थे। सोचिए, अब 82 वर्ष के बूढ़े थे तो स्वयं निर्णय वगैरह लेने की क्षमता वो खो चुके थे। 1857 सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने दोबारा दिल्ली पर कब्जा जमा लिया और बहादुर शाह जफर द्वितीय को गिरफ्तार करके
उन पर मुकदमा चलाया और उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया, मतलब रंगून भेज दिया गया। बहादुर शाह जफर की मृत्यु 86 वर्ष की अवस्था में रंगून, वर्तमान जो यंगून है यानी बर्मा, जो कि वर्तमान में म्यांमार है, तो वहाँ पर हो जाती है। रंगून में स्वेडा गोन पेगोडा के नज़दीक दफनाया गया, ये चीज़ ध्यान रखना। 47 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, किस मुगल बादशाह के समय में मुगलों के सिक्के चलने बंद हो गए? तो अभी मैंने बताया 1806 से 37 तक अकबर द्वितीय का टाइम पीरियड होता है, उन्हीं के बीच में 1835 में मुगल बादशाह के सिक्के चलना बंद हो जाते हैं, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, बहादुर शाह जफर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि ये मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह थे, एकदम सही बात है भाई। 1857 की क्रांति होती है, 58 में उन्हें रंगून भेज देते हैं और ये अंतिम मुगल बादशाह थे, तो पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है। वहीं दूसरा कथन क्या है कि इनकी मृत्यु 86 वर्ष की अवस्था में म्यांमार में हुई थी, ये कथन भी सत्य है, दूसरा भी सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो दोनों सही है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन ए है, दूसरा कारण आर है। तो पहला कथन क्या है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। कारण क्या है कि इस घटना ने मध्यकाल का अंत कर आधुनिक भारत की नींव रखी। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। देखिए, जो औरंगजेब का टाइम पीरियड होता है 1707 में उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में क्या होता है, उत्तरवर्ती मुगल शासक आते हैं, जैसे मुअज्जम आता है। उत्तरवर्ती मुगल शासकों के समय ही धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का पतन होना चालू हो जाता है, क्योंकि सभी राज्य स्वतंत्र होने लगते हैं। वहीं अंग्रेज भी जो है हर जगह अपना विस्तार करने लगते हैं। कारण क्या है कि इस घटना ने मध्यकाल का अंत कर आधुनिक भारत की नींव रखी। देखिए, औरंगजेब के बाद में मध्यकाल एक तरीके से खत्म हो जाता है और आधुनिक भारत की नींव जो है रखी जानी स्टार्ट हो जाती है आपके मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के समय से। तो यहाँ पर आपका कथन भी सही है और कारण भी सही है, और कथन का कारण से रिलेशन बन रहा है, मियाँ बीबी की जोड़ी बन रही है, तो ए तथा आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है, ए सही हो जाएगा। वहीं 50 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि उत्तराधिकार के युद्ध में सफल होने के बाद डैश डैश ने 65 वर्ष की अवस्था में बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ। मतलब जब ये शासक गद्दी पर बैठता है इसकी उम्र 65 साल की होती है, तो ये शासक होता है आपका मुअज्जम यानी बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम और आजम शाह के बीच में जजाऊ का युद्ध होता है, सामूगढ़ का युद्ध होता है 1708 में, ये भी ध्यान रखना। तो फिलहाल यहाँ राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो ये था आपका सिलेक्शन सीरीज का 11 नंबर का लेक्चर। आशा करते हैं ये लेक्चर आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम पे देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।